शेरॉक कैंप से काफी दूर निकल आई। हर तरफ ऊ का आलम था। कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। गहरा सा नाटा छाया हुआ था। आखिरकार शेरॉक रुक गई और फिर उसने अपने लिबास से ट्रांसमीटर निकाला और उस पर कोई नंबर सेट करने लगी। चंद ही लम्हों के बाद सरसराहट सुनाई देने लगी। पानी का शोर भी उभरा। भगत राय को एक चट्टान की आड़ में जगह मिल गई। उसी चट्टान के दूसरी तरफ शेरॉक मौजूद थी और भगत राय उसकी बात सुनने के साथ आसानी से देख भी सकता था। शेरॉक एक उभरे हुए पत्थर पर बैठ गई। आखिरकार ट्रांसमीटर से आवाज उभरी, हेलो हेलो, ओवर। गुरुजी महाराज, आपकी दासी बोल रही हूं। हाँ शेरॉक, बताओ तुम्हारा सफर कैसा जा रहा है? मैं परेशान हूं गुरुजी। क्या बात है, बताओ। गुरुजी वो निकल गया है, वो गायब हो गया है और मैं अंधेरे में भटक रही हूं। गुरुजी बहुत परेशान हूं, अब मैं क्या करूं? ट्रांसमीटर बंद कर दे। आवाज उभरी और शेरॉक एक लम्हे के लिए हक्का बक्का रह गई। अचानक ही उसे सामने से कोई आता हुआ नजर आया और वो एकदम उछल पड़ी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर आने वाले को देख रही थी। स्याह कफन में मलबूस एक दराज कामत शख्स, जिसकी दाढ़ी उसके सीने पर फैली हुई थी और वो चेहरे से इंतहाई खौफनाक नजर आता था, शेरॉक के करीब पहुंच गया। शेरॉक घुटनों के बल झुकी और फिर उसने स्याह कफनी वाले के पांव पर सर रख दिया। उठ जा। वही भारी आवाज जो थोड़ी देर पहले ट्रांसमीटर पर सुनाई दे रही थी, अब शेरॉक के सामने से उभर रही थी। वो घुटनों के बल बैठ गई, लेकिन उसने अपने हाथ आने वाले के पैरों पर रख दिए। आप यहाँ कब आ गए गुरुजी? आप यहाँ कैसे आ गई? आपने तो मेरा दिल बढ़ा दिया है। आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी है गुरुजी। अब मुझे यूं लग रहा है जैसे मेरी फौज मेरे पास आ गई हो। जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं। आखिर इतने सारे लोग कहाँ से निकल आए? आपकी आज्ञा से मैंने मेहनत करके उसे तलाश कर लिया था, पर वो अचानक ही निकल गया, एकदम गायब हो गया और अब उसका कहीं पता नहीं वो कहाँ जा सकता है। गुरु, तू बच्चों जैसी बात कर रही है। तुझे मालूम है भोज गुरु ने श्वारम को प्रागत शक्ति देकर उसका निगरान मुकर्रर किया था और श्वारम ने उसे कहीं और पहुंचा दिया। अगर वो उसे अपने पास ही रखता तो हम कभी उससे दूर ना होते। और तू जानती है कि प्रागत शक्ति धुंध में लपेट देती है। वो धुंध में लिपटा हुआ है। लेकिन गुरुजी, अगर वो ना मिला तो? आ गए हैं ना हम तेरी मदद के लिए। अब ये तेरा काम नहीं, हम खुद उसे तलाश करेंगे, क्योंकि तू उसे तलाश नहीं कर सकती। हमें लगता है जैसे शिवारम अब गुफाओं से निकल आया है, और क्यों ना ऐसा होता, काम जो शुरू हो गया है। एक तरफ भोज गुरु अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उसके इर्द गिर्द हिसार बना रहा है, तो दूसरी तरफ हम हैं। ये एक जंग है शेरॉक, और जंग इसी तरह होती है। मैं क्या करूं गुरुजी? जो कुछ तू कर रही है वो ठीक है, तुझसे राब्ता रहेगा। अब मैं तेरे आसपास ही हूं, मैं उसे तलाश करूंगा। तेरे आदमी कहाँ हैं? वो इन्हीं इलाकों में सफर कर रहे हैं और मुझसे ज्यादा दूर नहीं। अगर उनकी जरूरत पेश आई तो मैं उन्हें इस्तेमाल करूंगी। आप जानते हैं गुरुजी, मैं बड़े सब्र से काम ले रही हूं, वरना ये जो मेरे साथ सफर कर रही हैं चुटकी बजाते ही मौत की नींद सो जाएंगे। इनमें से एक भी नहीं है जो मेरी शक्ति का मुकाबला करे। और आपको ये भी मालूम है गुरुजी कि मैंने जॉन क्रिस्टोफर को अपनी जूतियों में पहन रखा है। उसकी और उसकी बेटी की मजाल नहीं है कि मुझसे जरा भी नहराफ करें। हाँ मैं जानता हूं, पर वो नहीं जानते कि तेरी शक्ति क्या है। गुरुजी मुझे बताइए अब मैं क्या करूं? मैंने कहा ना, तेरी चिंता अब सिर्फ तेरी नहीं है, मैं तेरे आसपास मौजूद हूं। पर हर समय मुझे आवाज ना दे लिया कर। दुनिया का ख्याल भी करना पड़ता है। और कभी ये मत सोचना कि ये जो तेरे साथ सफर कर रही हैं तू उन्हें नुकसान पहुंचाकर अपने रास्ते से हटा दे। अगर इन्हें हटाने की जरूरत पड़ी तो मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे क्या करना है। गुरुजी, मैं तो आपकी हर बात पर अमल कर रही हूं। बस वो गायब हो गया तो मुझे फिक्र थी, लेकिन अब आप कह रही हैं कि सब ठीक है, तो फिर सब ठीक ही होगा। जा आराम कर। तू रास्तों और सफर के बारे में उनसे कह कर आई है, तो मैं तुझे बता देता हूं। इस तरह तुम लोग सफर कर रहे हो वो ठीक है। 2 दिन और 2 रात और गुजर जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। और ये 2 दिन और 2 रात तुम्हें जहां तक ले जाएं चिंता किए बगैर वहां तक चले जाना। फिर देखना कि समय क्या क्या चमत्कार दिखाता है। चलता हूं मैं अब। ये कहकर स्याह कफनी वाला वापसी के लिए मुड़ा। वो तकरीबन 10 या 12 कदम चला और उसके बाद इस तरह आंखों से ओझल हो गया जैसे हवा में तहलील हो गया। शेरॉक ने दोनों हाथ सामने फैलाकर गर्दन को खम किया और झुकती चली गई। फिर सीधी हुई और वापसी के लिए मुड़ गई। भगत राय बड़ी हैजानखेज कैफियत का शिकार था। जब शेरॉक आंखों से ओझल हो गई तो वो अपनी जगह से निकला और पूरी तरह एहतियात बरतता हुआ
वापस अपने खेमे में पहुंच गया। उधर शेरॉक भी अपने खेमे में आ गई। उसने आसूदा निगाहों से मेलिना और जॉन क्रिस्टोफर को देखा। दोनों गहरी नींद सो रहे थे। वह मुस्कुराती हुई अपने बिस्तर पर जा लेटी। अब वो काफी मुतमईन दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ एक और खेल जारी था। ये कुंवर दिलावर था जो इत्तेफाक से जाग रहा था। जब शेरॉक अपने खेमे से बाहर निकली थी तो वो भी फुर्ती से बाहर निकल आया। उसने शेरॉक पर निगाह डाली और फिर एकदम संभल गया, चूंकि उसने भगत राय को भी खेमे से बाहर निकलते हुए देखा था। भगत राय बड़ी एहतियात के साथ शेरॉक का पीछा कर रहा था। कुंवर दिलावर के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि अपनी बीवी जैसिका को जगा ले और उससे कहे कि आओ देखो हमारी इस मुहिम में कैसे कैसे मजेदार खेल हो रही हैं। लेकिन जैसिका की फितरत जरा मुख्तलिफ थी, चुनाचे उसने ये इरादा मुलतवी कर दिया। वो भगत राय को देख रहा था जो बड़ी एहतियात के साथ शेरॉक का ताकुब कर रहा था और यूं लग रहा था जैसे शेरॉक को इस बारे में कोई लम ना हो। गर्ज ये कि कुंवर दिलावर भी अपने आप को छुपाता हुआ वहां तक पहुंच गया जहां भगत राय चट्टान के पीछे मौजूद था। यहां जगह जगह चट्टानें उभरी हुई थीं और ये किसी को छुपाने के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रही थीं। चुनाचे कुंवर दिलावर भी उन लोगों से ज्यादा फासले पर नहीं था। उसने मुकम्मल तौर पर शेरॉक और उस अचानक नमूदार हो जाने वाले चौथे फर्द की बातें तो नहीं सुनी थी, लेकिन उसे यह अंदाजा हो गया था कि शेरॉक उस पुरस्कार आने वाले शख्स का बहुत एहतराम करती है जो अचानक ही नमूदार हुआ था और ये पता नहीं चल सका कि वो किस तरफ से आया। इसके बाद वो चला गया तो शेरॉक भी वापसी के लिए मुड़ गई और उसके पीछे पीछे भगत राय भी अपनी जगह छोड़कर चल पड़ा। शेरॉक को पता नहीं चल सका था कि भगत राय ने उसका ताकुब किया है। वो अपने खेमे में दाखिल हो गई, लेकिन जब कुंवर दिलावर अपने खेमे में दाखिल हुआ तो जैसिका जाग रही थी और मशकूक निगाहों से उसे देख रही थी। कहाँ गए थे तुम? बड़ा अच्छा हो गया कि तुम जाग गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैसिका बदस्तूर मशकूक निगाहों से उसे देखती रही तो कुंवर दिलावर हंसकर बोला, बेवकूफ, तेरी आंखें बताती हैं कि तू कुछ गलत बात सोच रही है। कहाँ गए थे? मुझे इसका सही जवाब चाहिए। मैं बड़ी अजीब खबर लाया हूं तेरे लिए, कुंवर दिलावर ने कहा और जैसिका को पूरी तफसील बताने लगा। वह संजीदा हो गई। कुंवर दिलावर ने कहा, सूरत हाल बड़ी सनसनीखेज चल रही है। समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। इसमें समझ में ना आने वाली क्या बात है? हम शेरॉक से उसके ग्रुप में होने का वादा कर चुके हैं और मैं तुम्हें बताऊं कुंवर, वो औरत हमारे लिए सबसे ज्यादा काम की साबित होगी। मेरा ख्याल है इस वक्त के ताकुब की बात उसे बता दी जाए। अभी कुछ लम्हे पहले वो खेमे में दाखिल हुई है, क्या अभी इसी वक्त? जैसिका सोचने लगी, फिर बोली, नहीं, मगर सुबह उसके कानों तक ये बात पहुंच जानी चाहिए। दूसरे दिन कुंवर दिलावर ने शेरॉक को एक ऐसे गोशे में जा लिया जहां वो तन्हा थी। कुंवर दिलावर को देखकर वो मुस्कुराई और बोली, कहिए कुंवर साहब, कैसा चल रहा है आपका ये सफर? कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है मैडम, लेकिन मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। रात को जब आप मैदान में गई थी तो भगत राय आपके पीछे गया था। क्या? शेरॉक उछल पड़ी। हाँ, और जब वो पुरस्कार शख्सियत जो काला लिबास पहने हुए थी नमूदार हुई तो भगत राय चट्टान के पीछे जा छुपा। जहां आप उससे बातें कर रही थी मैं जरा फासले पर था। ओह! शेरॉक का चेहरा एक लम्हे के लिए सुत गया। वो कुछ लम्हे सोचती रही, फिर बोली, तो आपके ख्याल में भगत राय ने हमारी बातें सुन ली थी? हाँ, और उस वक्त अगर आप अपने खेमे में ना जाती तो मैं फौरन आपको इस बारे में इतला देता, लेकिन वहां जॉन क्रिस्टोफर और आपकी बेटी दोनों मौजूद थे। ये तो आपने अच्छा किया कुंवर, मैं बहुत खुश हूं। आपने वाकई अपना फर्ज पूरा किया है। ग्रुप के लोगों को एक दूसरे का भरपूर ख्याल रखना होगा। आप इसी तरह मेरी मदद करते रहें और ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। शेरॉक ने अपने लिबास में हाथ डाला और मुट्ठी भरकर कोई चीज निकाली। जब ये चीज उसने कुंवर दिलावर के सामने की तो कुंवर दिलावर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। ये इंतहाई कीमती हीरे थे, अजनबी और अनजान हीरे। ये जरूरी तो नहीं है, कुंवर दिलावर ने खुश होंठों पर जुबान फेरते हुए कहा। नहीं, ये बहुत जरूरी है ताकि आपको यह एहसास रहे कि मेरे साथ ताउन में आपको कितना फायदा हो सकता है। ये सारे के सारे जिन हीरों की तलाश में है मैं उनकी मालिक हूं। मुझे अंदाजा है मैडम शेरॉक, आपके ये खादिम हर वक्त आपकी मदद करता रहेगा। मेरा मतलब है आपके लिए होशियार रहेगा। जाइए, अब लोगों की निगाहें हमारी तरफ उठ रही हैं, शेरॉक ने कहा। कुंवर दिलावर ने बड़ी एहतियात से वो हीरे अपने लिबास में छुपा लिए और इसके बाद खामोशी से वापस मुड़ गया। सालार आहनी एसाब का मालिक था। आलाशी उसके लिए एक पुरस्कार किरदार थी और वो जब भी उसे मिली थी उस पर अजीब अजीब कैफियत तारी हो जाती, लेकिन इस वक्त उसने उसे सादा निगाहों से देखा
खुद आलाशी के अंदाज में भी कोई खास बात नहीं थी। वो खुद भी किसी रोबोट की मानिंद थी। अंदर आ जाओ। जरूरत की मामूली चीजों से आराज था। बड़ा सा कमरा था। बैठो, तुम भूखे हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तुम यहाँ रहती हो? सालार ने सवाल किया। नहीं, आलाशी ने स्पार्ट लहजे में कहा और बाहर निकल गई। सालार वहां मौजूद चीजों को देखने लगा। कुछ देर के बाद आलाशी वापस आ गई। उसने दोनों हाथों में पीतल का थाल संभाला हुआ था जिसमें खाने पीने की चीजें थी। सालार खामोशी से खाने में मसरूफ हो गया। वो खाने से फारिग हुआ तो आलाशी ने कहा, हमें यहां से चलना है। सालार ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं बाहर जा रही हूं, यह लिबास तुम्हारे लिए है, इसे तब्दील कर लो। सालार ने एक निगाह लिबास पर डाली और आगे बढ़कर उसे उठा लिया। आलाशी फौरन बाहर निकल गई। इंसान था, इंसानों में पला बड़ा था। एहसासात भी इंसानों जैसे थे। आलाशी के बारे में, अपनी माजी के बारे में जहन में हमेशा तजस्सुस रहा, लेकिन कोई ऐसा जरिया कभी हाथ नहीं आया था जिससे उसे अपने बारे में कुछ मालूम हो सकता। अलबत्ता जहन के पर्दे पर जो मिटे मिटे नकूश उभरते थे वो उसे बहुत कुछ याद दिलाते और अब उसे यूं लग रहा था जैसे ये मिटे मिटे नकूश जिंदा होते जा रहे हैं। लिबास तब्दील करने के बाद वो बाहर निकल आया। आलाशी उसे साथ लेकर चल पड़ी। जूं जूं फासला तय होता जा रहा था, आबादी नजर आती जा रही थी। हर मकान पर बुद्ध मत का अलामती झंडा लहरा रहा था। मैदान के एक सिमत पत्थरों से बनी खानका नजर आ रही थी। यहाँ के बासी किसी कदर पस्ता कामत, छोटे छोटे हाथ पांव वाले थे। औरतें फैरोजी और नकरई जेवरात पहने हुए थीं। आलाशी इबादतगाह की तरफ बढ़ गई। सालार उसकी किसी बात पर एतराज कर रहा था, न उसके बारे में मालूम कर रहा था। इबादतगाह के बिल्कुल सामने एक हिस्से में एक उधेड़ उमर औरत माला के मनके फेर रही थी और दूसरे हाथ से चांदी और तांबे से बना हुआ मुकद्दस पहिया घुमा रही थी। वो इन मनाजिर को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। ज्यादा फासला नहीं तय करना। ठीक है, सालार सर्द लहजे में बोला। क्या तुम नाराज हो गए हो? आलाशी ने कहा। सालार ने फिर भी उसकी तरफ रुख नहीं किया। आलाशी ने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा और पहली बार उसके होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट दार आई। फिर वो वहां से भी आगे बढ़ गई, बल्कि सालार का ख्याल था कि शायद वह इबादतगाह में दाखिल होना चाहती है, लेकिन वह इबादतगाह के बगली हिस्से से आगे बढ़ गई। भोट तिब्बतियों की आबादी काफी गंदी थी। जगह जगह कीचड़ नजर आ रही थी। मैले कुचैले बच्चे उस कीचड़ में लथपथ खेल रहे थे। ऊंची जिसामत के कुत्ते बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। वो वहां से आगे बढ़ गए। पस्ता कामत और छोटे छोटे हाथ पांव वाली औरतें फैरोजी और नकरई जेवरात और मनकों की मालाएं पहने हुए आ जा रही थी। वो यहां से भी आगे बढ़ गए। जगह जगह सदाएं बुलंद हो रही थी। ये सारे मनाजिर सालार को ना जाने क्यों अजनबी नहीं लग रहे थे। मजीद सफर तय किया गया और फिर आलाशी उसके साथ ढलानों में उतरने लगी। ये ढलान आबादियों से काफी फासले पर थी, लेकिन इनके इख्तिताम पर एक और बड़ी आबादी नजर आ रही थी। यहाँ ऊंचे ऊंचे बांसों पर लगे झंडों पर सूरज, चांद और आग की अलामतें मौजूद थीं। फड़फड़ाते हुए सफेद इबादती झंडों के दरमियान खच्चर घास चल रहे थे। शहरी आबादी की इब्तदा में एक झोंपड़ी के छज्जे के नीचे गौतम बुद्ध के बहुत से मुजस्मे नस्ब थे जो उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की आकाशी करते थे। जगह जगह इबादत गाहें नजर आ रही थीं। चंद ही लम्हों के बाद सालार ने महसूस कर लिया कि वो दूर दराज जो बड़ी इबादत का नजर आ रही है, शायद यही आलाशी की मंजिल है। सिद्धार्थ पोंग बुद्ध के एक बड़े कदीम और बोसीदा मुजस्मे को कहा जाता है जो दरिया भेरी के किनारे था। बड़ी इबादतगाह तक जाने का रास्ता इधर से ही गुजरता था। दोनों तरफ खेत बिखरे हुए थे और उनमें मुख्तलिफ इकसाम के पौधे लहलहा रहे थे। बीच में फलियां और लौकी की बेलें फैली हुई थीं। थोड़े फासले पर दरिया नजर आ रहा था जिसके करीब हिमालयाई लंगूरों का एक गिरोह सुरख जवार के खेतों को तबाह कर रहा था। आखिरकार इबादतगाह का दरवाजा नजर आया। आलाशी ने एक निगाह सालार को देखा और फिर बदस्तूर सर्द लहजे में बोली, हमें अंदर जाना है। सालार ने इधर उधर निगाहें डाली। इबादतगाह के बाएं सिमत की वादी में बहुत से बख्शू जमा थे और उनके हाथों में मुकद्दस चरखे नजर आ रहे थे। वो इबादतगाह में दाखिल हो गई। सालार बड़ी दिलचस्पी से कुर्बो जवार के माहौल को देख रहा था और उसके अंदाज में एक अकीदत सी पाई जाती थी। यहाँ सोने के मुजस्मे जगह जगह नस्ब थे और उन्हें देखकर यह कहा जा सकता था कि यह दुनिया की कीमती तरीन जगह है। मजीद आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि यहाँ पूजा पाठ हो रही है। अंदर बाहर की मानिंद रोशनी नहीं थी, इसलिए बहुत सी मशालें और लैंप जलाए गए थे। नीचे सुरख कालीन बिछा हुआ था। वसी और इस हॉल में चर्बी के सैकड़ों लैंप रोशन थे। दीवारों के साथ लगी हुई मशालों के शोले
बड़ा खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। फिजा में हर सिमत खुशबू फैली हुई थी, जिससे हवा भारी भारी हो रही थी। दीवारों में बने हुए ताकों में रखे हुए अजीबोगरीब बुतों की शक्लें बहुत ही भयानक लग रही थीं। यहां से आगे बढ़े तो लामाओं के रंगीन पुतले दीवार के सहारे इस्तादा नजर आए। उनके गिर्द झंडे लगे हुए थे। ये बुत उन लामाओं के थे जो इब्तदा से लेकर अब तक इस अजीम इबादत गाह में हुकूमत करते रहे। किसी तरफ से भजन की आवाजें कानों से टकरा रही थीं। 7 छुरियों वाले दरवाजे को अबूर करने के बाद आलाशी इबादत गाह के उस बड़े दरवाजे के सामने रुक गई, जहां बहुत से लामा बुद्ध के मुजस्मे के सामने सजदा रेज थे। उन्हीं में बड़ा लामा भी था। गौतम बुद्ध का बुत संगमरमर के एक बड़े चबूतरे पर रखा हुआ था। उसके नीचे एक चौड़ा सा जीना था, जिस पर लामा पेशानी झुकाए इबादत में मसरूफ थे। सोने का बना हुआ ये बुत कद्दे आदम था, दाहिना हाथ सीने के साथ लगा हुआ दिल के करीब और हथेली ऊपर को उठी हुई। ये सारे मनाजिर इंतहाई पुरस्कार थे। आलाशी उसे कहाँ ले जा रही थी ये अंदाजा नहीं हो पा रहा था। अभी तक किसी ने उनके रास्ते में कोई मदाखलत नहीं की थी। आखिरकार आलाशी रुकी। वो एक तवील राहदारी से गुजरकर यहां तक आए थे। आलाशी ने दीवार के पास जाकर कुछ टटोला। पत्थर खिसकने की आवाज सुनाई दी और तेज रोशनी से कमरा मुनव्वर हो गया। आओ, उसने कहा और आगे बढ़ गई। ये किसी तय खाने की सीढ़ियां थी। 8 सीढ़ियां तय की गईं और वो लोग नीचे पहुंच गए, जहां दीवारों में 3 मशालें रोशन थीं, लेकिन काफी रोशनी हो रही थी। और इस रोशनी में एक शख्स हिरन की खाल पर पालती मारे बैठा था, स्याह लिबास में मलबूस। बड़ी अजीब सी शख्सियत थी उसकी। सालार को देखकर वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और फिर सालार के सामने झुका और इसके बाद सजदा रेज हो गया। सालार फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। उसने सजदे से उठकर आलाशी की तरफ देखा और फिर बोला, तथम वास्तु के लिए बैठने की जगह का बंदोबस्त करो। आलाशी जल्दी से एक चमड़े का बना हुआ स्टूल ले आई और उसने वह स्टूल हिरन की खाल के सामने रख दिया। बैठो तथम वास्तु। सालार ने परेशानी से उसका चेहरा देखा और बोला, तुम बुजुर्ग हो, तुम्हारे सामने मैं ऊपर नहीं बैठ सकता, मुझे नीचे बैठने दो। आलाशी, ये चमड़े का स्टूल हटा दो। बूढ़े के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने एतराज नहीं किया। तब सालार उसके सामने 2 जानू बैठ गया। मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगा, पहले मैं तुम्हारे बारे में बता दूं। तुम एक पूरे कबीले की उम्मीदों का मरकज हो। तुम्हें अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर कबीले के बड़े लामा की जिम्मेदारी संभालनी है और इसके लिए पूरा कबीला बरसों से तुम्हारा मुंतजिर है। तुम्हारे मुखालिफ तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश कर चुकी हैं, मगर तुम्हारा मुहाफिज भोज गिरोह है। नाथून भोज गिरोह के सामने कोई हैसियत नहीं रखता और आखिरकार उसे शिकस्त खाना पड़ेगी। ये आने वाले वक्त की तारीख है। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। जो कुछ तुम्हारे जहन में है वो भी मीठा मीठा सा है। तुम्हारा माजी तुम्हारे जहन में महफूज है। जिस कबीले का मैंने जिक्र किया है उसकी निगाहें तुम पर लगी हुई हैं। उस कबीले के लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो तुम्हारे इस्तकबाल करेंगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे कितने करीब पहुंच चुके हैं। गोनिया धारम भरपूर कोशिश कर रही है और नाथून ने उसके जहन में शैतान बिछा दिया है। नाथून खुद उसके साथ सफर कर रहा है, लेकिन तुम्हारा कबीला तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें कबीले से दूर कर दिया गया था। मैं तुम्हें लेकर उस वक्त खान मुराद के पास गया था जब तुम बहुत छोटे थे। ऐसा सब कुछ क्यों हुआ ये सब राजगुरु ही बताएंगे। उस समय जब तुम्हें तुम्हारे कबीले की सरदारी सौंपी जाएगी, हमने तुम्हें तुम्हारी हिफाजत के लिए अलग किया था। तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो तुम्हें पूरी करनी है। मैं कुछ नहीं समझा। आपने अपना क्या नाम बताया? शवारम, और इसे तुम जानते हो, ये आलाशी है। हाँ, मुअज़्ज़ज़ शवारम। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। बहुत अच्छी बात कही तुमने। बजाय इसके कि तुम ये कहते कि मैं जब तक सब कुछ ना जान लूंगा कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुमने वो किया है जो तुम्हें करना चाहिए था और इसी में तुम्हारी बड़ाई है। हम तुम्हें कुछ हदायत देना चाहते हैं। भगत राय ने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हें उनसे अलग किया है, मगर ये उनकी सोच थी। तुम्हें उनके साथ ही रहना है। और सुनो, उस लड़की से तुम्हारी कुंडली नहीं मिलती जिसका नाम मैलेना है। हाँ, तुम्हें दूसरी लड़की समीता से प्रेम का खेल खेलना है। ये सब कुछ बहुत जरूरी है क्योंकि भोजगुरु यही चाहते हैं। आखिर भोजगुरु कहाँ हैं? मैंने कहा ना, वो एक गार में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आलाशी उन्हीं की प्रज्ञिता है और मैं भी उन्हीं का चेला। तुम चिंता मत करो। गोनिया थारम अपने आप को तुम्हारी माँ बताती है, मगर वो कुछ और है। हम भोजगुरु के दास उन्हीं के हदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। मैं तुम्हारे बीच आ गया हूँ।
क्योंकि तुम अपने कबीले से बहुत करीब हो और जल्द ही उन तक पहुंच जाओगे। तो फिर ठीक है, मैं आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं करता जिसका जवाब देना आपके लिए मुश्किल हो। अलबत्ता मैं अपने लिए जो हदायत चाहता हूँ तरतीब कर ली जाए। मुझे वापस उन लोगों के साथ जाना है। हाँ बोलो, क्या मेरा साथी मर गया है? ये हम नहीं बता सकते। वहां मुझे मेलिना को नजरअंदाज करके समीता के साथ रहना है। हाँ, वो लड़की एक जगह तुम्हारे बहुत काम आएगी। ठीक, वहां हमारी एक चेली भी है और मैं तुम्हें उसके बारे में बताए देता हूँ। उसका नाम जैसिका है और वो कुंवर दिलावर के साथ होती है, लेकिन वहां वो तुम्हारी मददगार होगी। ठीक, गोया अब मुझे वापस जाना है। हाँ, मगर वो कहाँ हैं ये मुझे मालूम नहीं। अलाशी तुम्हें उनके पास पहुंचा देगी। अब तुम्हें वापसी का सफर करना होगा और ये ज्यादा तवील और मुश्किल नहीं होगा। तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, अपनी गुमशुदगी के बारे में खामोशी इख्तियार कर लोगे। सालार ने अपनी आदत के मुताबिक गर्दन झुका दी। उसके मजबूत एहसाब हर चीज को बर्दाश्त करने की शक्कत रखते थे। उसने कहा, अब मैं क्या करूं? बस मेरे बच्चे वापस जाओ, मैं तुम्हें और हदायत नहीं दे सकता। शवारम ने कहा और उठकर वापसी के लिए मुड़ गया। फिर उसने एक दरवाजा खोला और उसमें अंदर दाखिल हो गया। सालार भी अपनी जगह से उठ गया। आलाशी उसे देखकर मुस्कुरा दी। तुम मुस्कुराना भी जानती हो, मुझ पर तंज ना करो। बस जैसा तुम्हें बताया गया है, मैं तो हदायत की बंदी हूं। आओ, आलाशी ने कहा और वो इबादतगाह के दरवाजे से बाहर निकल आए। जब इबादतगाह का आखिरी दरवाजा भी तय कर लिया गया तो आलाशी ने सामने इशारा किया और सालार उधर देखने लगा। वहां बहुत से खेमे लगे हुए थे और उन खेमों के दरमियान वो तमाम लोग चल फिर रहे थे जो एक लंबा सफर तय करके हीरों के हसूल के लिए अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ आ गए थे। सालार ने पलटकर आलाशी की जानिब देखा, लेकिन अब आलाशी का कोई वजूद नहीं था। आलाशी के इस तरह गायब हो जाने से सालार को कोई हैरत नहीं हुई। वो हमेशा इसी तरह गायब हो जाती थी। इसके बाद वो उन खेमों की तरफ चल पड़ा। उसे माहौल के इस तरह अचानक बदल जाने पर भी कोई अचंभा नहीं हुआ। शवारम ने उसे जो कुछ बताया था इस पर भी उसे हैरत नहीं हुई। उसकी तो पूरी जिंदगी इसी तरह असरार और रमूज के लिबादों में लिपटी हुई थी। फिर दूर से उसे देख लिया गया और कुछ लोग सालार आ गया का शोर मचाने लगे। भगत राय वगैरह भी बाहर आ गए। सालार आगे बढ़कर भगत राय के पास पहुंच गया। भगत राय ने कहा, तुम ठीक तो हो सालार? कहाँ चले गए थे? कुछ लोग मुझे आपके नाम पर धोखा देकर ले गए थे, सालार ने होशियारी से कहा। जाहिर है दूसरे लोगों के सामने कोई तफसील नहीं बताई जा सकती थी। भगत राय ने उसे कुछ सरसरी से सवालात किए और फिर उसे आराम करने की हदायत कर दी। बाद में शेरॉक ने जॉन क्रिस्टोफर से कहा, गोया मेरा अंदाजा ठीक था। किस सिलसिले में? सालार को खुद भगत राय ने किसी मिशन पर भेजा था। तुम्हें इसका अंदाजा कैसे हुआ? भगत राय सालार को काफी अजीज रखता है। मुझे पहले ही शुबा हुआ था कि सालार के बारे में जानता है कि वो कहाँ गया है। उसके अंदाज में सालार के गुम हो जाने पर वो तशवीश नहीं थी जो होनी चाहिए थी, और अब उसके वापस आ जाने पर भी वो इतना हैरान नहीं है जिसकी तवक्को हो सकती थी। पता नहीं तुम सालार के सिलसिले में इतनी परेशान क्यों होती हो? क्योंकि वो मेरा बेटा है, शेरॉक ने मुस्कुरा कर कहा, जबकि तुम खुद अपनी बातों की तरदीद करती रहती हो। जॉन क्रिस्टोफर ने किसी कदर बेजार लहजे में कहा और शेरॉक हंस पड़ी। फिर उसने जल्द ही मेलिना को जा लिया। तुम्हारी ये जिम्मेदारी है मेलिना, देखना है कि तुम कितनी महारत से इसे पूरा करती हो। मेलिना सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी तो शेरॉक ने कहा, उससे मालूम करो कि वो कहाँ चला गया था। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, मेलिना ने किसी कदर सर्द महरी से कहा। बड़ी मुश्किल से मेलिना को सालार अकेला मिला। उसने सर्द निगाहों से मेलिना को देखा था। इतना तो मैं जानती हूं कि तुम जहां भी गए थे अपनी मर्जी से गए थे। सालार ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेलिना फिर बोली, मोहब्बत का मफहूम जानते हो? नहीं, वह पुरवकार लहजे में बोला। झूठ बोलते हो। आपके डैडी मेरे मालिक के दोस्त हैं। इसके अलावा आप मेरे ऊपर एहसान कर चुकी हैं, इसलिए मैं आपसे कोई तल्ख बात नहीं कह सकता। बराहे करम मुझे झूठा न कहीं। जहां भी गए थे मुझे तो बता देते। मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मतलब बताना नहीं चाहता, सालार ने कहा। मेलिना बुरी तरह खो गई। अभी अभी तुमने कहा है कि मेरे डैडी तुम्हारे मालिक के दोस्त हैं। मेरा एहसान जाने दो, तुम अंकल भगत राय के मुलाजिम हो, इसलिए अपनी और मेरी हैसियत का ख्याल रखो। जी, मुझे ख्याल है। आप मुझे हुक्म दें, मैं क्या खिदमत करूं? सालार का लहजा बिल्कुल बेतासुर हो गया। मेरी जूती पे, मेलिना ने कहा और पांव पटकती हुई वहां से आगे बढ़ गई। वो वापस आ गया है गुरुजी, शेरॉक ने ट्रांसमीटर पर कहा। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन यह ज्यादा अच्छा हुआ। वो हमारी निगाहों में रहेगा। लेकिन मैं तुम्हारी कमजोरी पर गौर कर रहा हूं। क्या तुम उसके सामने कमजोर नहीं पड़ रही? आप मेरे गुरु हैं।
मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जंग में अगर मुकाबिल को कमज़ोर समझ लिया जाए और ये सोच लिया जाए कि हम जब चाहें उस पर काबू पा सकते हैं तो नुकसानात होते हैं। दूसरी तरफ कुछ लम्हे के लिए खामोशी तारी हो गई। फिर वही पुरस्कार आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करो कि वो कहाँ गुम हो गया था और उसकी पुश्त पर कौन था और गुम होने की वजह क्या थी, और देखो कि उसके जाने और वापस आने के दरमियान क्या था। मैं तुमसे दूर नहीं, रास्ते के नक्शे तुम्हारे पास हैं। अभी थोड़ा सा सफ़र उन्हीं की मर्जी के मुताबिक करो और ये पता लगाओ कि क्या उन्हें कबीले की जानिब जाने वाले रास्तों का इल्म है। क्या सालार उन रास्तों की तलाश में गया था? जब तुम्हें यह अंदाज़ा हो जाए कि ऐसी कोई बात नहीं थी तो फिर उन्हें भटकाकर कुछ वक्त के लिए नागासिरी की तरफ ले जाओ। नागासिरी पहुंचकर अगर हम दूसरा रास्ता इख्तियार करें तो हमें फिर वही रास्ते मिल सकते हैं जो गाशर ब्रह्म की तरफ जाते हैं। इस दौरान अपना काम जारी रखो। तुम्हारे ग्रुप के लोग कहाँ मर गए? मुझे तो इस इलाके में कोई नजर नहीं आता। वो मेरी तहवील में है गुरु। हम जब भी उन्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे आवाज दे लेंगे। वो भी मुहिम जुओं के अंदाज में सफर कर रहे हैं और मेरे एक इशारे के मुंतजिर हैं। ठीक है, परेशान ना हो, मैं तुमसे ज्यादा फासले पर नहीं हूं। वैसे जिन लोगों को तुमने उसे खत्म करने के लिए मामूर किया था वो इंतहाई नाकारा निकले। अगर तुम्हारे गिरोह के लोग भी इसी तरह नाकाम रहे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। वो अगर जिंदा सलामत कबीले तक पहुंच गया तो वहां उसे भोज गुरु की तरफ से मदद भी मिल सकती है और वो मदद हमारे लिए कातिल होगी। मैं समझ रही हूं गुरु महाराज, सिर्फ समझो नहीं अमल भी करो। मुझे तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं गुरुजी, आप जानते हैं कि मैं धुन की पक्की हूं। अगर अमल पर उतर आई तो बाकी किसी चीज की परवाह नहीं करूंगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। जैसा मैंने तुमसे कहा है बस वही करो। थोड़ा सा वक्फा दो और उसके बाद नागासिरी की तरफ सफर करो। ठीक है गुरुजी, जो आपका हुक्म। शेरॉक ने कहा और ट्रांसमीटर बंद कर दिया। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने खेमे तक पहुंच गई। इस वक्त शायद किसी ने उसकी इस कार्रवाई को नहीं देखा था। दूसरा दिन मामूल के मुताबिक था। मेलिना सालार से बिगड़ी हुई थी। हालांकि एक दो बार दोनों का आमना सामना भी हुआ। मेलिना सालार की जानिब मुतवज्जा नहीं हुई। वह नाराजगी का इजहार कर रही थी। अलबत्ता जब उसने सालार और समीता को देखा तो एकदम से उसे झुरझुरी सी आ गई। समीता किसी बात पर हंस रही थी और सालार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। मेलिना को शायद रकाबत का एहसास हुआ, लेकिन उसे समीता पर गुस्सा नहीं आया। समीता तो ये महसूस करके कि सालार मेलिना की जानिब मुतवज्जा है पीछे हट गई थी और इसके बाद मेलिना ने उसे एक बार फिर सालार के पास भटकते नहीं देखा। लेकिन इस वक्त सालार की बेरुखी और समीता की जानिब तवज्जो ने उसे पूरी तरह गुस्से का शिकार कर दिया। समीता से वो तकरीबन 2 घंटे के बाद मिली और समीता उसी खलूस के साथ उसकी जानिब बढ़ी। मेलिना, क्या बात है? तुम परेशान परेशान सी लग रही हो। मैं नहीं जानती समीता कि इस दौरान तुम कौन सा पुरस्कार अमल करती रही हो कि अब सालार तुम्हारी जानिब मुतवज्जा हो गया है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उस वक्त मैंने देखा था कि तुम मुझे और सालार को देखकर दूसरी जानिब मुड़ गई थी। बड़ा प्यार भरा अंदाज था उसका तुम्हारे लिए। पता नहीं उसे क्या हो गया है। खुद मेरे पास आया और कहने लगा कि समीता, तुम मुझसे कुछ दूर दूर सी हो गई हो। हालांकि मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे करीब थी ही कब, तुम तो मेलिना को चाहते हो। तो उसने गर्दन झटक कर कहा कि नहीं समीता, शायद मेरी जिंदगी में किसी की चाहत है ही नहीं। और एक बात मैं तुमसे कहूं कि अगर कभी मेरे दिल में किसी लड़की के लिए प्यार उभरा तो वो तुम होगी। मैं तो मेलिना दंग रह गई थी, ना जाने क्या हो गया उसे। तुमसे कोई झगड़ा हो गया है क्या? मैं परवाह नहीं करती, मेलिना ने कहा और आगे बढ़ गई। समीता मुस्कुराती निगाहों से उसे देखती रह गई और जब मेलिना निगाहों से ओझल हो गई तो वो भी वापस मुड़ गई। लेकिन पहली बार उसने उस लड़की को देखा जो बहुत लिए दिए रहती थी, यानी नारिया। अभी तक नारिया ने इन लोगों की जानिब बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। हालांकि खासा लंबा सफर तय हो चुका था, लेकिन नारिया सबसे अलग थलग ही रहा करती। पता नहीं किस मजाज की लड़की थी। बहरहाल भगत राय ने मंसूबे के मुताबिक सालार की गुमशुदगी और फिर उसकी आमद पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। वो इस मसले को गोलमोल रखना चाहते थे। अलबत्ता सालार ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी और वो ये जानकर इंतहाई दुखी हो गए कि कमाली शायद अब इस दुनिया में नहीं। लेकिन ना जाने क्यों सालार ने इन लोगों से मुखलिस होते हुए भी शिवारम के बारे में कोई तज़किरा नहीं किया। फिर आगे के सफ़र का आगाज़ हो गया और वो लोग तिब्बत और हिमालय की तराई में बसने वाले लोगों की मसरूफियात और उनके माहौल का जायजा लेते हुए आगे बढ़ते रहे। इन लोगों की रहनुमाई शेरॉक कर रही थी। बज़ाहिर वो अपने इल्म का सहारा लेकर उन रास्तों का तयन कर रही थी, लेकिन हकीकत क्या थी वो जॉन क्रिस्टोफर को भी नहीं मालूम थी। शेरॉक ने उसे यही कहा था कि वो अपने पुरस्कार उलूम के सहारे ये सफ़र कर रही है।
और उसे यकीन है कि आखिरकार वो उस पुरस्कार कबीले तक पहुंच जाएगी। उन लोगों के पूछने पर जॉन क्रिस्टोफर ने उन्हें यही बताया कि उन्हें शेरॉक पर एतबार करना पड़ेगा। ये लोग पहाड़ियों के दामन में बहते हुए दरिया के पायाब पानी से गुजरकर आगे बढ़ रहे थे और ये रास्ते अबूर करने के बाद एक शाम वो एक पहाड़ी गांव में पहुंचे जहां बैरूनी इलाके में इबादतगाहें मौजूद थीं, खाली और खामोश। अतराफ में बिखरे हुए सन्नाटे हौलनाक मंजर पेश कर रहे थे। रात एक इबादतगाह के पास गुजारी गई और दूसरी सुबह फिर सफर का आगाज हो गया। उस छोटी सी नदी से दूर हटकर वो एक वादी में दाखिल हुए जहां से नदी गुजरते हुए खासी तेज रफ्तार हो जाती थी। यहां शेरॉक ने आगे की कहानी सुनाई। उसने कहा, मैं मुसलसल रास्तों के बारे में अपने पुरस्कार उलूम से काम ले रही हूं। दाएं सिमत के पहाड़ी सिलसिले नाकाबिले तस्खीर हैं और इनके दरमियान आबाद एक बुद्ध कबीला इन पहाड़ों की पूजा करता है और उनके नज़दीक इन पर पांव रखना गुनाह है। बहुत से वाक़यात इससे मंसूब हैं। शेरॉक की ये बातें लोगों के लिए बाइसे दिलचस्प थी। फिर दोपहर के वक्त वो एक हिंदू गांव के नज़दीक पहुंचे। बस्ती के लोगों ने ताज़ा खीरे और लजीज अमरूद उन्हें तोहफे में पेश किए। इस इलाके में जगह जगह दरियाओं के जाल फैले हुए थे। फिर दूसरी रात उन्होंने एक और पहाड़ी इलाके के दामन में पनाह ली। रात की तारीकियां तहद्दे निगाह फैली हुई थी। छोटी छोटी चट्टानों का सिलसिला दूर तक बिखरा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे लातादाद इंसान सर झुकाए घुटनों के बल बैठे किसी दुश्मन की ताक में हों। चट्टानों के अतराफ में झाड़ियां भी नजर आती थीं जिनमें कभी कभी सरसराहटें सुनाई दे जाती थीं। खैमों की इस आबादी में थके हुए इंसान गहरी नींद सो गए थे कि अचानक सालार अपने खैमे से बाहर निकला और एक जानिब चल पड़ा। उसे अंदाजा नहीं हो सका था कि एक साया उसका ताकुब कर रहा है। यह शेरॉक थी और निहायत एहतियात के साथ सालार का पीछा कर रही थी। खैमे से काफी दूर पहुंचने के बाद अचानक ही सालार रुक गया। शेरॉक ने उस वक्त एक चट्टान की आड़ ली और उसकी कार्रवाई देखने में मसरूफ हो गई। सालार इस तरह इधर उधर देख रहा था जैसे कोई बहुत ही खास बात हो। फिर अचानक ही एक तरफ से एक स्यापोश बाहर निकल आया। यह सर से पांव तक स्याह लिबादे में मलबूस था और इसकी आंखों की जगह 2 सुराख थे। इसके हाथ में एक अजीब सी लंबी लकड़ी दबी हुई थी जो बीच से किसी तलवार की तरह खम थी। यह शख्स आगे बढ़कर सालार के सामने आ गया और सालार एकदम कई कदम पीछे हट गया। इस शख्स ने अजीबोगरीब अंदाज में अपने बदन को टेढ़ा किया और लकड़ी सालार की जानिब कर दी। फिर शाय शाय की आवाज के साथ लड़की घूमी और सालार को बचना मुश्किल हो गया। लेकिन उसी वक्त अकब से कुछ और आहटें उभरी और बिल्कुल वैसे ही एक स्यापोश अकब से नमूदार हुआ। उसके हाथ में भी वैसी ही लकड़ी थी। उसके हलक से अजीबोगरीब आवाजें निकली तो पहला स्यापोश एकदम सीधा हो गया। सालार एक चट्टान से जा टिका और इसके बाद दोनों स्यापोश उस लकड़ी से एक दूसरे पर हमले करने लगे। ऐसे ऐसे मनाजिर निगाहों के सामने आ रहे थे जिन्हें किसी इंसान का अमल कहा ही नहीं जा सकता। वो लोग फिजा में उड़ रहे थे और एक दूसरे पर वार कर रहे थे। लेकिन चंद लम्हों के बाद सालार को एहसास हो गया कि पहला स्यापोश किसी कदर मगलूब होता जा रहा है। दूसरे ने उस पर पै दर पै वार किए और इसके बाद अचानक ही पहला स्यापोश छलांग लगाकर एक चट्टान की चोटी पर पहुंचा। फिर वहां से उसने उल्टी कलाबाजी खाई और नीचे आ गया। फिर इसके बाद उसका पता नहीं चला कि वो कहां गुम हो गया। दूसरा स्यापोश अपनी जगह खड़ा हुआ था और सालार अब भी चट्टान से टिका फटी फटी निगाहों से उस दूसरे स्यापोश को देख रहा था जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ गया था। तथम वास्तु, मैं मुआफी चाहता हूं कि मैंने तुम्हें गलत हालात में तलब किया। तुम्हारे पीछे गोनिया थारम भी आई थी और अब वो दोनों वहां से फरार हो गए हैं। दूसरा आदमी नाथून का हरकारा था। ओह श्वारम गुरुजी महाराज, सालार ने कहा। हाँ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि थोड़ा फासला तय करने के बाद तुम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हो। लेकिन शेरॉक यानी गोनिया थारम यहां से रास्ता बदल रही है। उसने अब अपने अमल का आगाज कर दिया है और वो बाकी लोगों को जिंदगी से महरूम कर देना चाहती है क्योंकि अब उसकी मंजिल करीब आ गई है। अब तुम्हें थोड़ा सा खुलना पड़ेगा और जब वो इस काफिले को मंजिल से भटकाना चाहे तो तुम उसकी मुखालफत करोगे, बराह रास्त या भगत राय के जरिए। लेकिन मुखालफत मौसर होगी और अमल किसी भी कीमत पर वही होगा जो तुम कहोगे। तुम्हारे काफिले को उसी मंजिल की तरफ जाना है जो सही मंजिल है, लेकिन रहनुमाई की जिम्मेदारी तो गोनिया थारम पर है और सब उसी के इशारों पर चल रहे हैं। सालार ने पहली बार लबकुशाई की। तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन तुम किसी तौर इस पहाड़ी दीवार के मुखालिफ सिमत नहीं जाओगे। क्या करोगे इसका फैसला तुम्हें खुद करना होगा।
यूं समझो साल हा साल पुराने खेल में ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है, ठीक है? सालार का लहजा पुरसकून था। उसने अपने गुरु की काविश का अंजाम देख लिया होगा, अब वो नए फैसले करेगी। जाओ, कल सुबह से गोनिया थारम के नए इकदामात की निगरानी करो, मैं चलता हूं। शेरॉक एक बार फिर ट्रांसमीटर पर अपने गुरु से बात कर रही थी। क्या वो आप थे गुरुजी? शेरॉक का लहजा अजीब सा था। दूसरी तरफ कुछ खामोशी तारी रही। फिर गुरु की आवाज उभरी, क्या तू मेरा मजाक उड़ाना चाहती है शेरॉक? मैं अगर खुद होता तो क्या मुझे नाकामी होती? मैं भोज गुरु की टक्कर का आदमी हूं और मेरा काम सिर्फ इल्म की जंग है। वो मेरा हरकारा था और अगर शवारम खुद उसके मुकाबले पर ना आता तो ये सालार की जिंदगी की आखिरी रात होती। मगर गुरुजी, आपसे ये गलती कैसे हुई? आपने एक कमजोर आदमी को ये जिम्मेदारी क्यों दी? इसलिए कि तू खुद अभी कुछ नहीं कर पाई। तूने अपने गिर्द तमाम निकम्मे जमा कर लिए हैं। खुद जॉन क्रिस्टोफर भी उन्हीं के ग्रुप का आदमी है। तू उससे भी कोई काम नहीं ले सकी। मुझे हैरत है शेरॉक, तू वो नहीं निकली जो मैंने समझा था। शेरॉक का चेहरा एक लम्हे के लिए भयानक हो गया, लेकिन फिर जैसे उसने फौरन खुद को संभाल लिया। आप मेरे गुरु हैं, जो दिल चाहे कह सकती हैं, लेकिन आप फिक्र ना करें। बात थथम वास्तु को खत्म करने की है तो गुरुजी, वो कुछ अरसे के लिए गुम हो गया था, वरना मेरा काम हो गया होता। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दें, बस उसकी जिंदगी के चंद ही रोज बाकी रह गई हैं। इस बार मैं इतना कारीवार करूंगी कि वो बच ना सकेगा। इतना आसान नहीं है शेरॉक। जूं जूं वक्त करीब आ रहा है, भोज गुरु अपना असर गहरा करता जा रहा है। सालार को खत्म करने के बाद हमें अपना असल काम करना होगा, जिसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है। बस कुछ दिन गुरुजी, शायद 2 या 3 दिन, या शायद सिर्फ 1 दिन। शेरॉक पुरस्कार लहजे में बोली, क्या करना चाहती है? मैं उसे जहर दे दूंगी। ये काम तू करेगी? नहीं, फिर कौन करेगा? कुंवर दिलावर, शेरॉक ने पुरस्कार लहजे में कहा। चंद लम्हात के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई। शेरॉक एकदम बोली, हमारे ग्रुप में शामिल एक मुहिमजू जिसे मैंने अपने जाल में फांस लिया है, वो मेरे मुफाद के लिए काम करने पर आमादा हो गया है। शेरॉक ने कुंवर दिलावर का तारुफ करवाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, बेवकूफ़ी के अल्फाज तेरे मुंह से अच्छे नहीं लगते। क्या तू समझती है कि मेरे दावे झूठे हैं? मैं लम्हा लम्हा तेरी खबर रखता हूं, तो क्या मुझे कुंवर दिलावर के बारे में मालूम नहीं होगा? क्या उसकी बीवी जैसिका और उसकी बेटी मेरे लिए अजनबी होंगे? नहीं गुरुजी, मैं ख्वाब में भी ये बात नहीं सोच सकती, शेरॉक ने जल्दी से कहा। मगर मैं तुझसे एक सवाल करूंगा, क्या वो काबिल एतमाद है? मेरा यही कहना है गुरुजी, जो कुछ करना सोच समझ कर करना। हाँ, सालार को देने के लिए तुम जहर कहां से लाओगी? मेरे पास हर मर्ज की दवा है गुरुजी। ठीक है, जो भी करना सोच समझ कर करना। मैं बस एक बात पर आपसे शर्मिंदा हूं गुरुजी, वो ये कि इतना सा काम अभी तक नहीं कर सकी। ये मेरी पहली बदकिस्मती है, वरना आप देख लीजिए कि मैंने आसानी से जॉन क्रिस्टोफर को तलाश कर लिया। उतनी ही आसानी से उसे मैंने अपने कब्जे में भी कर लिया। सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक होते हैं। इस सालार का मामला अटक गया है। मुझे अंदाजा है, और आपको भी, कि भोज गुरु ने उसके गिर्द ना जाने कैसे कैसे हिसार कायम कर लिए हैं। जा फिर, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। जो कुछ मैंने तुझे बता दिया है वो तेरे सामने है। मुकद्दस पहाड़ का रास्ता रोकने के लिए वो कहानी बहुत जरूरी है। जवाब में शेरॉक हंस पड़ी। फिर उसने कहा, मैंने वो कहानी मुकम्मल करने का मंसूबा भी बना लिया है गुरुजी। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया तो शेरॉक ने इधर उधर देखा और इसके बाद गर्दन हिलाने लगी। दूसरे ही दिन उसने अपने काम का आगाज कर दिया। सबसे पहले उसने भानुमती की पटारी से, यानी उस सामान से जो उसके पुरस्कार उलूम के सिलसिले में कारआमद होता था, एक शीशी निकाली और उसे गौर से देखती रही। फिर मुतमईन अंदाज में उसने शीशी को अपने लिबास में पोशीदा कर लिया। नाश्ते के बाद खेमे उठा दिए गए और मंसूबे के मुताबिक आगे के सफर का आगाज कर दिया गया। सफर में कोई काबिल जिक्र वाकया पेश नहीं आया, यहां तक कि रात हो गई और नए पड़ाव का बंदोबस्त कर लिया गया। मौका मिलते ही शेरॉक कुंवर दिलावर के पास पहुंच गई। कुंवर दिलावर उस वक्त तन्हा था। शेरॉक को देखकर मुस्कुराया और बोला, कहिए मैडम शेरॉक, आप ठीक है ना? यही सवाल मैं तुमसे करना चाहती थी कुंवर दिलावर। क्या तुम्हारा यह सफर पुरसकून है? बहुत इत्मीनान बख्श। खास तौर से आपने मुझे जो तोहफा दिया है उसे कभी कभी देखता हूं तो दिल को बड़ी खुशी का एहसास होता है। जो कुछ आपको आगे मिलने वाला है कुंवर दिलावर, आपके तसव्वुर में भी नहीं होगा। समझ रहे हैं ना आप? बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे हिमालय के दामन में बिखरी हुई दास्तानें बेहद पुरअसरार हैं। बुद्ध मत के पैरोकार इन इलाकों में किस अंदाज में जिंदगी गुजारते हैं वो भी बाइसे हैरत है। और मैं देख रहा हूं कि यहाँ हर तरफ धूल बिखरी हुई है।
बल्कि हो सकता है कहीं सोने के पहाड़ भी मौजूद हों। कुंवर दिलावर ने कहा और शेरॉक हंसने लगी। बहुत कुछ ले जाएंगे आप यहाँ से कुंवर दिलावर, लेकिन बाज़ औक़ात बड़े तल्ख काम सर अंजाम देना पड़ते हैं। मसलन जो जिम्मेदारी अब मैं आपके सुपुर्द करने वाली हूँ वो खासी मुश्किल होगी आपके लिए। मैं उसे सर अंजाम देने की कोशिश करूंगा मैडम शेरॉक। आखिर आपके ग्रुप का फर्द हूं। कबीले में पहुंचने के बाद जब मुझे इक़्तिदार हासिल हो जाएगा तो आप मेरे दस्ते रास्त होंगे, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिन्हें मैं सोने के अंबार देकर रवाना करूंगी, और ये सिर्फ आपके लिए होंगे। मुझे मेरी जिम्मेदारी बताइए मैडम। आपके लिए काम करके मुझे दिली खुशी का एहसास होता है। शेरॉक ने बगैर किसी तमहीद के अपने लिबास से वो छोटी सी नन्ही सी शीशी निकाली और उसे कुंवर दिलावर की तरफ बढ़ाती हुई बोली, इसे थामिए। कुंवर दिलावर ने हैरत से शीशी उसके हाथ से ले ली। इसमें एक स्याल है जो इस कदर तेज जहर है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये जहर दुनिया के खौफनाक तरीन सांप के हलक में बनी हुई थैली से बराह रास्त हासिल किया है, और मैंने खुद हासिल किया है। इसके सिर्फ 2 कतरे इंसानी जिस्म में आग लगा सकते हैं। शदीद जहरीला है, समझ रहे हैं ना आप? ओह ठीक। और ये कतरे आपको सालार के हलक में उतारना होंगे। सालार? कुंवर दिलावर ने कहा। शेरॉक का मुंह बिगड़ गया। इतने छोटे मोटे से कामों के लिए इस किस्म के एसाबी दबाव का मुजाहरा नहीं किया जाता। कुंवर दिलावर, मामूली सा काम है। वो तो ठीक है, मगर सालार को मैं ये जहर कैसे दूंगा? अगर ये बात मुझे बताने वाली होती तो ये काम मैं खुद भी कर सकती थी। आप बराह करम ऐसी बातें ना करें जिससे मुझे यह एहसास हो कि मेरे ग्रुप का फर्द एसाबी तौर पर इतना ताकतवर नहीं है जितना उसे होना चाहिए। नहीं मैडम, हम मुहिम जो लोग हैं, हैरत जरूर होती है हमें किसी अजनबी बात पर, लेकिन हम वो काम सर अंजाम दे लिया करते हैं। हाँ, यही एतमाद चाहिए मुझे। आप जिस तरह भी बन पड़े ये जहर उसे दे दीजिए। ठीक है, और मेरे लायक कोई हुक्म? नहीं, कल सुबह मुझे सालार की मौत की खबर सुननी है कुंवर दिलावर, और इसके लिए मैंने आप पर एतबार किया है। मैं आपके एतबार पर पूरा उतरूंगा। कुंवर दिलावर ने जहर की शीशी मुट्ठी में दबा ली और शेरॉक मुस्कुराने लगी। इसके बाद से कुंवर पर जिंदगी हराम हो गई। वो बड़ी मंसूबा साजी करने लगा। ये आखिरी काम उसने बड़ी एहतियात से करने का फैसला किया। रात को एक थर्मस में कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी में उस जहर के कई कतरे टपका दिए। ये कॉफ़ी एक इंतहाई शानदार फ्लास्क में रख दी गई और कुंवर दिलावर बाहर निकल आया। बमुश्किल तमाम उसने सालार को तलाश किया और उसके करीब पहुंच गया। सालार ने उसे देखकर कहा, मोहतरम कुंवर दिलावर, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? थोड़ा सा परेशान हूँ सालार, क्या तुम मुझे वक्त दे सकोगे? क्यों नहीं, सालार ने जवाब दिया। तो फिर मेरे खेमे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कितनी देर में पहुंच जाओगे? मैं बस थोड़ी देर में आपके पास आता हूं, सालार ने जवाब दिया और कुंवर दिलावर ने मुतमईन अंदाज में गर्दन हिला दी। एक और खेल इस खेल में शामिल हो गया। मेलिना, जो इन दिनों इंतहाई गुस्से के आलम में थी और नागिन की तरह बाल खाती फिर रही थी, उसे सालार की बेरुखी का शदीद गुस्सा था। मजाज की टेढ़ी थी और खुद झुकना नहीं जानती थी। वो तो शेरॉक की शय थी कि उसने खुद अपने पसंदीदा नौजवान से राब्ता कायम किया और सालार ने भी उसे भरपूर जवाब दिया था, लेकिन सालार गुम हो गया। और इसके बाद जब वो दोबारा आया तो उसका मजाज ही बदला हुआ था। जिस तरह मेलिना ने उसे राम कर लिया था, उसकी वजह से वो बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आ रहा था। और सबसे बड़ी और बुरी बात यह थी कि अब वो हमेशा समीता के साथ देखा जाता और उन दोनों को देखकर मेलिना बुरी तरह कुड़ती थी। उसका बस नहीं चलता था कि समीता के टुकड़े कर दे या किसी पहाड़ी से धक्का दे दे। बड़ी तन्हाई महसूस कर रही थी। ऐसी सूरत में उसे नारिया नजर आई, अपने आप को लिए दिए रखने वाली लड़की, जिसने आज तक समीता या मेलिना से राब्ता करने की कोशिश नहीं की। मेलिना को डूबते को तिनके का सहारा दरकार था। वह खुद ही आगे बढ़कर नारिया के पास पहुंच गई, जो इस वक्त भी खामोश एक तरफ बैठी खलाओं में घूर रही थी। मेलिना के कदमों की आवाज पर उसने चौंक कर देखा और उसकी नरम आवाज उभरी, हेलो मेलिना, क्या आप मेरी ही तरफ आ रही थी? हाँ नारिया, बड़ी अजीब कैफियत का शिकार हूं। जब भी आपके बारे में सोचती हूँ बहुत अजीब सा लगता है। ऐसी क्या बात है मेरे अंदर? नारिया खिलाफे तवक्को बड़े अच्छे मूड में थी। मेलिना को एकदम एहसास हुआ कि नारिया इस अंदाज की तो नहीं जिस तरह की नजर आती है। हो सकता है उसके चेहरे की बनावट ही ऐसी हो कि लोग उसके बारे में गलत अंदाजा लगा लेते हों। मेलिना एक पत्थर पर बैठ गई। फिर उसने कहा, कितनी ही बार मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि मैं आपसे दोस्ती करूं। मुआफ़ी चाहती हूं कि मैं आपकी इस ख्वाहिश को समझ नहीं सकी। दोस्ती किसे पसंद नहीं होती, मुझे भी अच्छी लगती है। तो फिर आइए हम दोस्त बन जाएं। यहाँ सर्दी ज़्यादा है, क्यों ना खेमे में चला जाए, नारिया ने पेशकश की। हाँ क्यों नहीं। दोनों अपनी जगह से उठी और नारिया अपने खेमे में दाखिल हो गई। बाहर वाकई सर्दी थी।
खेमे में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। वो मेलिना के साथ नशिस्तों पर बैठ गई। फिर बोली, आप कॉफ़ी की हल्की हल्की खुशबू महसूस कर रही हैं या फिर मेरा ख्याल मुजस्सम हो गया है? इस बेहतरीन माहौल में अगर एक एक कप कॉफ़ी, अरे बाप रे बाप। नारी एकदम खुशी से उछल पड़ी। उसकी निगाह फ्लास्क पर पड़ी थी जो थोड़े फासले पर रखा हुआ था और उसी के किसी बारीक सुराख से कॉफ़ी की मध्यम मध्यम खुशबू उभर रही थी। नारिया फ्लास्क की जानी बढ़ी। उसने उसका ढकना खोलकर देखा और खुशी से चीख पड़ी, ओह माय गॉड, ये तो बड़ा अजीब वाकया हो गया। एक लम्हे में मैंने कॉफ़ी के लिए सोचा और कॉफ़ी सामने आ गई। पता है, मम्मी ने डैडी के लिए कॉफ़ी बनाई होगी। मेरे डैडी को कॉफ़ी बहुत पसंद है। एक मिनट जरा देखूं इसमें कितनी कॉफ़ी है। नारिया ने कहा और इसके बाद फिर वो खुशी से चिल्लाई, काफ़ी है, मेरा मतलब है मिकदार में भी काफ़ी है। मैं बर्तन निकालती हूँ। उसने 2 प्याली कॉफ़ी निकाल ली और एक कप मेलिना की तरफ बढ़ाती हुई बोली, क्या ही अच्छी मुलाकात है और क्या ही अच्छी दोस्ती है। पहले ही मरहले पर हमें अपनी पसंद की चीज़ मिली। इसका मतलब है कि आगे भी हमारी दोस्ती बड़ी कारआमद रहेगी। मेलिना ने कॉफ़ी का घूंट लिया और बोली, बहुत ही लजीज कॉफ़ी है। और इसके बाद दोनों बातें करने लगी। मेलिना ने एहतियातन समीता का कोई तज़किरा नहीं किया था, ना ही सालार की कोई बात उनके दरमियान हुई। मेलिना कॉफ़ी के घूंट लेती रही, दोनों दुनिया जहान की बातें करती रहीं। फिर उसी वक्त कुंवर दिलावर खेमे में दाखिल हुआ। उन दोनों को देखकर वह चौंक पड़ा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसकी निगाह कॉफ़ी के फ्लास्क पर पड़ी और इसके बाद उन दोनों के हाथों में मौजूद मग्गों पर। दूसरे लम्हे उसके हलक से धाड़ सी निकली और वो तेजी से आगे बढ़ा। ये क्या? उसने उनके मग्गों में झांका और फिर वो अपने आप पर काबू ना रख सका। उसके अलावा भला कौन जानता था कि ये दुनिया की खतरनाक तरीन जहरीली हुई कॉफ़ी थी, जिसके बारे में शेरॉक का कहना था कि इसके कुछ कतरे इंसान को लम्हों में हलाक कर देती हैं। वो अपने एहसास पर काबू ना पा सका और दूसरे लम्हे सीना पकड़कर घुटनों के बल झुकता चला गया। उसने देख लिया था कि दोनों के मग खाली हो चुके हैं और उसे अंदाजा हो गया था कि वो दोनों जहरीली कॉफ़ी पी चुकी हैं और अब थोड़ी देर के बाद उनका रद्द-ए-अमल जाहिर होगा। लेकिन अपनी बेटी की मौत का सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सका था और बेहोश हो गया। उसी वक्त जैसिका भी अंदर दाखिल हुई। मेलिना और नारिया घबराकर खड़ी हो गई थी। जैसिका जल्दी से कुंवर दिलावर के पास पहुंच गई और उसकी नब्जें देखने लगी। फिर उसने नारिया की मदद से कुंवर दिलावर को उठाकर बिस्तर पर डाला। नारिया रो रही थी, कहने लगी, मम्मा ये क्या हो गया डैडी को, क्या हो गया? कुछ नहीं नारिया, सिर्फ चंद लम्हों की बात है, ये ठीक हो जाएंगे। ऐसा 3री बार हुआ है। पहली बार जब इन पर यह दौरा पड़ा था तो मैंने डॉक्टर से इनका चेकअप कराया तो डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी सी एसाबी कशीदगी इन्हें इसी कैफियत में मुब्तला कर देती है, लेकिन ये कोई खतरे की बात नहीं है। रफ्ता रफ्ता वो खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन मम्मा, नारिया ने रोते हुए कहा, मैंने कहा ना नारिया, ये सिर्फ एसाबी दौरा है और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं क्या करूँ मम्मा, मैं आपकी मदद कैसे करूँ? मेरी बात मान लोगी? जी मम्मा। तुम अपनी दोस्त के साथ बाहर जाओ और मौसम का लुत्फ उठाओ। ये खूबसूरत मौसम जवानों के लिए ही है, जाओ प्लीज। जैसिका ने निगाहें उठाकर नारिया को देखा। उन आंखों में एक तेज चमक थी, एक गुस्से जैसा इजहार जिसे नारिया समझ गई और उसने मेलिना का हाथ पकड़ा, फिर खेमे से बाहर निकल गई। जैसिका सर्द निगाहों से नीम बेहोश कुंवर दिलावर को देखने लगी। फिर उसने कुंवर दिलावर के गाल थपथपाए और कुंवर दिलावर ने एक झुरझुरी सी लेकर आंखें खोल दी। कुछ लम्हे बेख्याली के अंदाज में इधर उधर देखता रहा, फिर गड़बड़ाकर उठ गया। उसकी निगाहें चारों तरफ भटक रही थीं। जैसिका ने कहा, होश में आओ और अपने आप को पुरसुकून करने की कोशिश करो। वो दोनों जिंदा सलामत हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुंवर दिलावर की निगाहें फ्लास्क की जानिब उठी तो जैसिका ने कहा, वहां भी सब कुछ ठीक है, तुम अगर चाहो तो खुद भी इस फ्लास्क में से एक कॉफी पी सकते हो। कुंवर दिलावर के पूरे बदन को एक झटका सा लगा तो जैसिका फिर बोली, तुम्हें याद है हमारे पास ऐसे 3 फ्लास्क हैं और ये वो फ्लास्क नहीं है जिसमें तुमने कॉफी भरकर उसमें जहर मिलाया था। कुंवर दिलावर कुछ निढाल सा नजर आने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कुंवर दिलावर कि तुमने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? खुदा की कसम जैसिका, मैंने तुमसे ये बात छुपाई नहीं थी, बल्कि मैंने ये सोचा था कि खामोशी से ये काम हो जाए। मैं सालार को जहर देकर उसे यहाँ से बाहर निकाल कर कहीं बिठा दूं और बाद में तुम्हें तफसील समझाऊं। चूंकि तुमने आज तक मुझसे छुपाकर कभी कोई काम नहीं किया और मुझे हमेशा अपने राजों में शामिल रखा है, इसलिए मैं तुम्हारी इस बात पर भी यकीन कर लेती हूँ। लेकिन अगर खुशकिस्मती से मुझे ये बात मालूम ना हो जाती तो मैं अपनी बेटी से हाथ धो बैठती।
नारिया की मौत मुझे तुमसे इतना दूर कर देती कि फिर शायद मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह न रहती। मैं बहुत शर्मिंदा हूं जैसिका, वाकई कुछ अजीब सी कैफियत हो गई थी मेरी। तुम्हें यह तो मालूम है कि वो कमबख्त औरत पुरस्रार उलूम की माहिर है और उसने जॉन क्रिस्टोफर को भी अपने ट्रांस में लेकर उससे शादी कर ली थी। लेकिन जैसिका, तुमने इतनी बर्क रफ्तारी से ये काम कैसे कर डाला? अगर तुम फ्लास्क और कॉफी बदल ना देती तो मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं जो मैंने आज तक ना की। लेकिन अब हम एक ऐसी मंजिल की जानिब चल पड़े हैं जहां हालात कुछ से कुछ हो सकती हैं। मैं हर हालत में तुम्हारी साथी हूं और अगर मैं अपने कबीले तक पहुंच भी गई तब भी अब मेरा वहां गुजारा नहीं है। मैं पुरस्रार उलूम नहीं जानती, लेकिन मेरा ताल्लुक भी उसी कबीले से है जिसका कोई नाम नहीं। मेरा शौहर एमराज हमेशा से कबीले से बाहर निकलने की ख्वाहिश रखता था। मुझसे उसकी शादी हुई और उसने मुझसे इस बात का इजहार किया कि जब भी उसे मौका मिला तो उस कबीले से बाहर निकल जाने की कोशिश करेगा। इसी दौरान नारिया पैदा हो गई। वह एमराज की निशानी है। एक बार एमराज को एक मुहिम जो ग्रोह के हमरा कबीले से बाहर आने का मौका मिल गया और वह तुम्हारी दुनिया में आ गया। हम लोगों ने इस दुनिया से नावाकिफियत के बावजूद बड़ी जहानत से अपने आप को यहाँ के माहौल में ढाल लिया। लेकिन अफसोस, एमराज ट्रैफिक के एक हादसे का शिकार होकर मर गया और मैं तन्हा रह गई। मुझे अपने कबीले के रास्तों का पता नहीं था, लेकिन मैं वहां वापस जाना भी नहीं चाहती थी। फिर मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। तुमने मुझे शादी की पेशकश की और मैंने मंजूर कर ली। तुम बहुत अच्छे इंसान हो कुंवर दिलावर कि तुमने मेरे माजी को खरीदने की कोशिश नहीं की और मेरे ये बताने पर तुमने यकीन कर लिया कि मेरा शौहर मर चुका है और नारिया हमारी बेटी थी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा मुखलिस रही हूँ और जब तुमने इस मुहिम पर जाने का फैसला किया तो मैं थोड़ी सी बेचैन हो गई। लेकिन यह तुम्हारा फैसला था जिसे मैंने कबूल कर लिया और उस वक्त मुझे यह भी नहीं मालूम था कि यह मुहिम मेरे ही कबीले के लिए है। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ और फिर मेरा राब्ता कुछ ऐसी पुरस्रार आवाज़ों से हो गया जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि उनका ताल्लुक मेरे कबीले से है और इस वक्त उन्हें मेरी ज़रूरत है। मैं इन पुरस्रार कुव्वतों और आवाज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन एक बात मेरे दिल में उतर गई है कि उनका ताल्लुक मेरे कबीले की बेहतरी से है और शायद ये खून में शामिल वफादारी के ज़र्रात हैं जिन्होंने मुझे उन पुरस्रार आवाज़ों की बात मानने पर मजबूर कर दिया। वो आवाज़ें मुझे होशियार कर दी जाती हैं। सालार के बारे में भी मुझे बताया गया कि इस नौजवान की ज़िंदगी खतरे में है और अगर कुंवर दिलावर अपने मकसद में कामयाब हो गया तो वो लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता तो चल ही जाएगा कि सालार को कुंवर दिलावर ने कत्ल कर दिया है। चुनाचे सबसे पहले मैंने कॉफ़ी का ये फ्लास्क बदल दिया और बर्क रफ्तारी से कॉफ़ी तैयार करके इसमें भर दी ताकि जब तुम सालार को लेकर आओ तो उसे जहर आलूद कॉफ़ी न मिल सके। लेकिन इत्तेफाक से ये दोनों लड़कियां यहाँ आ गईं तुमसे पहले। ओह मेरे खुदा, मेरी बच्ची बच गई। नारिया से मैं भी इतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मैंने हमेशा नारिया को सगे बाप की निगाहों से देखा है। तुम्हारी इन्हीं खूबियों ने मुझे तुम्हारा वफादार बना रखा है कुंवर दिलावर, मैं ये बात जानती हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं शहरौक को क्या जवाब दूंगा। तुम्हें उससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। वैसे वो औरत बहुत ख़तरनाक है और ये बात मैं जानती हूँ कि वो फ्रॉड है। वो क्या चाहती है और उसके दिल में क्या है, ये बात उन पुरस्रार कुव्वतों को भी नहीं मालूम जो कभी कभी मुझे पुकारती हैं। हाँ, ये बात मुझे मालूम है कि उसने तुम्हें अपने कब्जे में करने के लिए जो लालच दिया है वो जाली है। वो हीरे जो तुम्हारे पास मौजूद हैं वो नकली हैं। कुंवर दिलावर उछल पड़ा। हाँ कुंवर, मैं भी नकली और असली हीरों की पहचान नहीं जानती, लेकिन मुझे यही बताया गया है कि हीरे नकली हैं और एक भी असली हीरा शहरौक के पास नहीं है। वो इंतहाई पुरस्रार किरदार है और मैं ये समझती हूँ कि तुम्हें आइंदा उसकी तरफ से इंतहाई मोहतात रहना है। ये मुहिम इंजाम तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन हमें शहरौक का शिकार नहीं होना। कुंवर दिलावर दोनों हाथों से सर पकड़कर बैठ गया। शहरौक कुंवर दिलावर की तरफ से खुशखबरी की मुंतजिर थी। वो अपने खेमे में जाग रही थी और हालात से बाखबर थी। उसे इल्म था कि कुंवर दिलावर ने बड़ी होशियारी के साथ सालार को अपने खेमे में दावत दी है, लेकिन वो खुद वहां नहीं गई थी, बल्कि कुंवर दिलावर की तरफ से इतला की मुंतजिर थी। ना जाने रात का कौन सा हिस्सा था कि उसे नींद आ गई। दूसरी सुबह वो हड़बड़ा कर जाग गई। उसे एहसास हुआ था कि शायद कुंवर दिलावर उसे इतला देने आया हो और सोता पाकर वापस चला गया हो। वैसे भी वो एक मोहतात आदमी था और सालार कोई मामूली हैसियत नहीं रखता था। अलबत्ता छोटी मोटी ज़रूरियात से फारिग होकर जब वो बाहर आई तो बिल्कुल इत्तफाक की बात थी कि थोड़े फासले पर उसे सालार नजर आया, जो कुछ लोगों को किसी मामले में हदायत दे रहा था। शहरौक बुरी तरह मायूस हो गई। उसने कुंवर दिलावर के खेमे की जानिब देखा और गर्दन झटक कर एक तरफ मुड़ गई।
मौका मिलते ही उसने कुंवर दिलावर को जा लिया और सर्द लहजे में बोली, कुंवर, सालार जिंदा है। हाँ मैडम शेरॉक। कुंवर दिलावर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप तो कहती थी कि वो जहर इंतहाई खतरनाक है। मैंने वो जहर कॉफी में मिला कर दिया, मगर मैंने भी उसे जिंदा देखा है। शेरॉक शशतर रह गई। तुमने उसे जहर पिला दिया था? जी मैडम। शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई, या फिर मुझे गलतफहमी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन तुम नहीं जानते कुंवर, पुरस्कार कुव्वतें उसकी हिफाजत कर रही हैं। ये गलत हुआ। आगे सब कुछ उसके हक में होने वाला है, लेकिन मैं नाकामी कबूल नहीं करूंगी। मैं भी बहुत जिद्दी हूं। मेरे लिए क्या हुक्म है? आराम करो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और हाँ, क्या जहर की वो शीशी तुम्हारे पास मौजूद है? जी मैडम शेरॉक। लाओ, मुझे दे दो। इस वक्त और कोई मौजूद नहीं है, शेरॉक ने कहा, और कुंवर दिलावर ने जहर की शीशी उसके हवाले कर दी। शेरॉक ने यह देखने के लिए कि उसमें जहर कितना कम हुआ है, उसे चेहरे के करीब करके देखा और फिर उसे अपने लिबास में छुपा लिया। इसके बाद वो बेतनाई से वापसी के लिए मुड़ गई, लेकिन उसकी हैजानी कैफियत का अंदाजा बआसानी लगाया जा सकता था। सफर की तैयारियां हो रही थी। शेरॉक बदस्तूर उन्हें रास्ता भटका रही थी। उसने सफर शुरू होने के कोई 1 घंटे के बाद कहा, नहीं महावीर जगत चौहान, हम उस दीवार की जानिब नहीं जाएंगे। मेरा इल्म इन रास्तों की मुखालफत करता है। हमें इनकी मुखालिफ सिमत ही जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, या शायद मैंने इसका तज़किरा नहीं किया कि ये पहाड़ मुकामी लोगों के लिए और एक खास कबीले के लिए मुकद्दस कहलाते हैं, और कबीले के लोग इन पर कदम रखने की इजाज़त नहीं देते। एक गिरोह इन पहाड़ों की निगरानी करता है और ये ख्याल रखता है कि इत्तफाक़ी तौर पर इधर से गुजरने वाले इन पहाड़ों में कदम न रखें, क्योंकि उनके ख्याल के मुताबिक ये देवताओं के पहाड़ हैं और उनकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। मगर नक्शे के मुताबिक तो मैडम शेरॉक हमारा यही रास्ता है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको नक्शे के मुताबिक सफ़र करना है तो आपकी मर्जी, उधर जाकर देख लीजिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये नक्शे मैं मुरतब कर रही हूँ। भगत राय ने इसे इत्तफाक ना करते हुए कहा, फिर भी मैडम शेरॉक, मेरा तो ख्याल है कि हमें इन्हीं रास्तों के इख्तियार करना चाहिए। शेरॉक ने सर्द निगाहों से भगत राय को देखा और बोली, अगर आपका ये ख्याल है भगत राय, तो बाहर तौर में आपसे दूर नहीं हूँ। आपने इस सफ़र के लिए मेरी रहनुमाई तलब की थी, इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल जाती हूँ, वरना मैं खुद भी आपके अहकामात की पाबंद हूँ, जैसा आप मुनासिब समझें। शेरॉक ने एक और मंसूबा जहन में तरतीब दे लिया और इसके बाद मौका मिलते ही उसने ट्रांसमीटर पर कुछ लोगों से गुफ्तगू की जो कोड वर्ड में थी। इस गुफ्तगू का उसे जवाब भी मिला, और ये क्या गुफ्तगू थी और किस सिलसिले में हुई, इसका पता उसी शाम चल गया। तिब्बत के इंतहाई पुरस्कार रास्तों से गुजरते हुए वो उस पहाड़ी दीवार की जानिब बढ़ रहे थे, जिसके दूसरी जानिब ख्याल के मुताबिक वो कबीला आबाद था, जिसमें दराय मस्तोंग का वो हिस्सा एक पहाड़ी दीवार के नीचे से बहता था, जिसमें नामालूम हीरे पाए जाते थे। मुहिम जुओं के दिल धड़क रहे थे। मंजिल जूं जूं करीब आ रही थी। वो शदीद जहनी हिजान का शिकार होते जा रहे थे। मुहिम जुई के दौरान इस तरह के हिजान खेज वाक़यात पेश आ ही जाते हैं। भगत राय, जगत चौहान, कुंवर दिलावर और दूसरे लोग जो इस मुहिम के बड़े लोगों में शामिल थे, बार बार सर जोड़कर बैठ जाते और ये तय करते कि वहां पहुंचकर अगर उन्हें कबीले के मुदाफ़ियत का सामना करना पड़ा तो क्या होगा। इसके लिए हथियारों का जायजा भी ले लिया गया और ये हथियार आपस में तकसीम भी कर दिए गए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इन्हें हासिल करने के लिए भाग दौड़ न करनी पड़े। किसी भी लम्हे कोई मुश्किल पेश आ सकती थी। शेरॉक अपने तौर पर अपने आप को संभाले हुए थी। ट्रांसमीटर पर उसने जो कुछ किया था अभी तक वो मंजरे आम पर नहीं आया, लेकिन जब वो इस पहाड़ी दीवार के दामन में थोड़े फासले पर थे तो अचानक ही उन पर तीरों की बारिश हो गई और पहली ही योरिश में चंद वो अफराद जो बाहर से लिए गए थे उन तीरों का शिकार हो गए। इसके साथ ही पहाड़ी दीवार से पत्थरों का सैलाब नीचे की जानिब लुढ़कने लगा। खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ ये पत्थर उस काफिले की जानिब बढ़ रहे थे। शेरॉक ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदोबस्त कर लिया था। गालिबन उसने अपने साथियों को, जिन्हें वो खुफिया तौर पर अपने पीछे पीछे लगाकर लाई थी, हदायत दी थी कि उस पहाड़ पर से इन लोगों पर पत्थर बरसाए जाएं और तीरों की बारिश की जाए। खास तौर से उसकी ख्वाहिश थी कि किसी तरह भी मुमकिन हो सके सालार इन तीरों या पत्थरों का शिकार हो जाए, लेकिन जरा सी गलती हो गई। उसके साथियों ने यह काम वक्त से बहुत पहले शुरू कर दिया। पत्थर पहाड़ी के दामन तक पहुंचे, लेकिन इसके बाद आगे का सफर तय न कर सके, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बुलंदी थी। होना यह चाहिए था कि जब वो इस बुलंदी से ढलान की जानिब जाते तो उन पर पत्थरों की और तीरों की बारिश होती। कुछ लोग उन तीरों का शिकार जरूर हो गए थे, लेकिन बाकी लोगों ने बाद में चट्टानों की आड़ ले ली। सालार न जाने किस कैफियत का शिकार था। ऊपर की जानिब से सबसे पहली गोली उसी ने चलाई और इसके बाद उसके इशारे पर असलहा बरदारों ने
पहाड़ की जानिब मौत बरसाना शुरू कर दी। थोड़ी देर में सूरत हाल खुलकर सामने आ गई। कोई 12-13 लाशें पहाड़ की दीवार पर से नीचे लुढ़कने लगी। ये लोग जदीद लिबास में मलबूस थे। जब नीचे की जानिब से गोलियों की बारिश बंद हुई तो ऊपर से गिरने वाली लाशों के बारे में अंदाजा लगाया गया और ये देखकर सब हैरान रह गए कि वो पहाड़ी नहीं बल्कि जदीद दुनिया के लोग थे, जदीद लिबास में मलबूस। अलबत्ता शेरॉक का चेहरा देखने के काबिल था। वह तकरीबन नीम दीवानी सी हो गई। उसकी कैफियत बड़ी अजीब सी थी, लेकिन वो यही जाहिर कर रही थी कि वो इस हिजान खेज वाक़े से अफसरदा है। फिर भगत राय ने उससे सवाल किया, आपका ख्याल है कि वो कबीले के लोग हैं? जिनके ख्याल के मुताबिक ये देवताओं की पहाड़ियां हैं, लेकिन ये अकीदतमंद लोग तो सफ़ेद नस्ल के लोग हैं। क्या यहाँ सफ़ेद कबीले भी आबाद हैं जो जदीद लिबास पहनते हैं? शेरॉक ने खूनी निगाहों से भगत राय को देखा और वहां से वापसी के लिए मुड़ गई। उन लाशों की तलाशियां ली जाने लगी। शेरॉक के बारे में तो कोई खबर नहीं मिली, लेकिन बहुत सी चीज़ों से उनकी कौमियत का अंदाज़ा हो रहा था। इस बारे में जॉन क्रिस्टोफर को बताया गया तो उसने आंखें बंद करके गर्दन झुका ली। तुम लोग अगर चाहो तो यहीं पर सूली तैयार करके मुझे मौत के हवाले कर सकती हो, लेकिन अगर तुम यकीन करो तो मैं अपनी बेटी मेलिना की कसम खाकर कह सकता हूं कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। हाँ, अगर शेरॉक इस सिलसिले में कुछ बता सके तो यकीनी तौर पर तुम लोगों को इख्तियार हासिल है कि उसे पकड़ लो। यह जरूरी हो गया है जॉन क्रिस्टोफर। शेरॉक ने हमें इधर से गुजरने की मुखालफत की थी, उन्हें इसकी वजह बतानी होगी। मजीद ये कि असला बरदार कौन लोग थे और हमारे पहाड़ों पर जाने की कोशिश से उन्हें क्या नुकसान पहुंच सकता था। हाँ, ये सवाल तुम लोग शेरॉक से कर सकते हो, जॉन क्रिस्टोफर ने कहा। और इसके बाद कुछ लोग शेरॉक को बुलाने चले गए, लेकिन उन्होंने वापस आकर यह इतला दी कि एक एक जगह को चेक कर लिया गया है। मैडम शेरॉक का कहीं पता नहीं। सब दंग रह गए। शेरॉक पूरी तरह मशकूक हो गई। इस हालत में उसका गुम हो जाना इस यकीन का बायस बन गया कि पहाड़ी के रास्ते को रोकने की कोशिश में कोई साजिश थी। ये सच है, वह नहीं चाहती थी कि हम इस पहाड़ी दीवार को अबूर करें। जैसिका के अल्फाज ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन क्यों? यह सवाल जगत चौहान ने किया। इसलिए कि इस पहाड़ी दीवार के दूसरी जानिब वो कबीला आबाद है और वो नहीं चाहती थी कि हम लोग दीवार के दूसरी तरफ उस कबीले तक पहुंचें। तुम्हें ये बात कैसे मालूम, महावीर? जगत ने सवाल किया। इस मौका पर कुंवर दिलावर आगे आया और बोला, चूंकि जैसिका का ताल्लुक उसी कबीले से है। क्या पुरस्रार बातें हो रही हैं? मेरी तो अकल दंग रह गई है। जगत चौहान ने दोनों हाथों से सर पकड़ते हुए कहा, बात सिर्फ इतनी सी नहीं जगत चौहान, कि शेरॉक के इशारे पर और जॉन क्रिस्टोफर से तामुन करते हुए हम लोग एक मुहिम के लिए चल पड़े जिसमें हमें कुछ अनोखे हीरों के मिल जाने की तवक्को थी। एक पूरा तिलिस्म खाना है जो हमारे इर्द गिर्द फैल गया है। तफसील तो किसी भी शक्ल में नहीं बताई जा सकती, लेकिन छोटे छोटे शवाहद इस बात की गमाजी करते हैं कि बात बड़ी गहराइयों में है। और अगर मैं गलत नहीं कहता तो सालार, जो एक पुरस्रार किरदार है, इन गहराइयों में नुमाया हैसियत रखता है। मैं तुम्हें चंद छोटे छोटे वाकयात बताता हूँ। भगत राय ने वहां से बात शुरू की जहां खान मुराद ने सालार को उसके हवाले किया था। उसने कहा, खान मुराद ने मुझे कुछ खास बातें बताई थी और कहा था कि जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वो बातें ये थी कि सालार एक पुरस्रार कबीले का नौजवान है जिसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे कबीले से दूर किया गया, और जो शख्स उसे उस कबीले से अगवा करके लाया था वो सालार का वफादार था और उसकी जिंदगी महफूज रखना चाहता था। फिर यहाँ तक हमारी मालूमात का ताल्लुक है और रास्ते में जो वाकयात पेश आते रहे हैं उनमें शेरॉक दूसरा किरदार थी जो इन वाकयात से मुंसलिक निकली। भगत राय ने उन रातों की कहानियां सुनाई जब उसने शेरॉक का ताकुब किया था और कुछ अनोखे वाकयात पेश आए। तो क्या सालार से इस बारे में मालूमात नहीं हासिल करनी चाहिए? जगत चौहान ने कहा, आप लोग ये क्यों भूल रहे हैं कि सालार ने पहली बार अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इन पहाड़ों पर मौजूद लोगों पर गोलियों की बारिश की थी। मेरा ख्याल है हमें आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि अब शेरॉक गुम हो गई तो रास्तों की रहनुमाई कौन करेगा? मैं करूंगी और रास्ते सीधे हैं। हमें इसी पहाड़ी दीवार पर चढ़कर दूसरी जानिब उतरना है जहां वो कबीला आबाद है, जैसिका ने कहा। शेरॉक उस स्यापोश के हमरा एक पहाड़ी सुरंग का सफर कर रही थी। स्यापोश को उसने सारी तफसील बता दी थी और वो शेरॉक को लेकर चल पड़ा। रास्ते तय होते रहे। सुरंग के दूसरी जानिब एक बहुत खूबसूरत आबादी नजर आ रही थी। उस आबादी में मर्द औरतें बच्चे बिखरे हुए थे, लेकिन नाथून शेरॉक को खुफिया तरीकों से लेकर किसी खास रास्ते की जानिब बढ़ रहा था। यहाँ के लोग खूबसूरत और अच्छे नकूश के मालिक थे। मर्द गट्ठे हुए सर वाले और यूं लगता था जैसे बुद्ध मत के पैरोकार हों। छोटे छोटे पकौड़े और इबादत गाहें भी नजर आ रही थीं। ये लोग मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार एक इमारत के पास पहुंच गए। जब वो इमारत के सदर दरवाजे पर पहुंचे तो बहुत से इबादत गुजार मशाले लिए खड़े हुए थे और नाथून के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे।
उन इबादत गुजारों के जिस्मों पर खास किस्म के निशानात बने हुए थे। उनके सर बिल्कुल गंजे और बालों से आरी थे। उस वक्त रात का अंधेरा तेजी से फैल रहा था, लेकिन कुर्बा जवार में बेशुमार मशालें रोशन हो गई थीं। आखिरकार वो एक अंदरूनी हिस्से में पहुंच गई। बहुत ही वसी अहाता था और उसके ऊपर साइबान पड़ा हुआ। उस मकान के गिर्द दीवारें थी और उनके दरमियान एक बड़ा सा बरामदा बना हुआ। बरामदे में पानी का एक छोटा सा हौज था और कुर्बा जवार में पत्थर का साजो सामान जिसे बैठने और लेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता। उस पर जानवरों की खालें मुंडी हुई थीं और उनमें कुछ खालें ऐसी थी जिनके ऊपर मौजूद बाल 3-3 और 4-4 फुट लंबे थे, यानी नरम, और एक ऐसे कालीन की मानिंद जो इंतहाई आला दर्जे का हो। बरामदे में एक तरफ बुद्धा का मुजस्मा रखा हुआ था। यह मुजस्मा स्याह हाथी दांत का बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत। शरौक इस माहौल को अजीबोगरीब निगाहों से देख रही थी। नाथून ने अब अपना चेहरा खोल दिया। जैसा कि बताया जा चुका है, एक भयानक शक्ल का आदमी था। यहां यूं लगता था जैसे उसकी हैसियत बहुत बड़ी हो। थोड़ी देर के बाद उनके सामने खाना रखा गया जो उबले हुए चावल और भुने हुए गोश्त और दूध पर मुश्तमिल था। चंद लम्हों के बाद वो खाने से फारिग हो गए। शरौक नाथून की सूरत देखने लगी, फिर बोली, मुकद्दस गुरु, अब आप मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना है। वहां तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई थी। हाँ, लेकिन गोनिया थारम मैं ये समझता हूँ कि हम लोग तथम वास्तु को यहाँ तक आने से रोकने में नाकाम रहे हैं, और तथम वास्तु की हिफाजत के लिए भोज गुरु ने जो इंतजामात किए थे वो हमारी की गई कोशिशों से कहीं ज्यादा ताकतवर निकले। हमारी बड़ी बदनसीबी ये थी कि हम वो ना कर सके जो करना चाहते थे। तुम्हें तथम वास्तु की तलाश थी जो सालार के नाम से तेरे सामने आया। मेरी कोशिशों ने यहाँ तक तो तुझे पहुंचा दिया, लेकिन गोनिया थारम यानी शरौक तू वो ना कर सकी जिसके तूने दावे किए थे, जबकि तू बेशुमार पुरस्रार उलूम की माहिर और उसके बाद मेरी सरपरस्ती में रही है। मैं इतराफ करता हूं कि मुझे तेरी दुनिया के बारे में उस तरह का इल्म नहीं था कि मैं अपने तौर पर होने वाली हर कोशिश को कामयाब बना सकता। इसकी जिम्मेदारी तूने ली, पर तू देख तेरा वो गिरोह क्या हुआ जो पहाड़ों पर चढ़ा हुआ था। एक छोटा सा काम न कर सका और बड़ी खामोशी के साथ मौत के घाट जा सोया। शरौक की गर्दन झुकी हुई थी। थोड़ी देर तक वो इसी तरह सर झुकाए खड़ी रही। फिर उसने गम आलूद निगाहें उठाकर नाथून की तरफ देखा और नाथून ने नफरत से होंठ सिकोड़ दिए। नहीं मुकद्दस गुरु, मुझसे इस कदर नफरत का इजहार न करो। अब इस वक्त कौन है जो मेरी रहनुमाई करे? मैं बिल्कुल तन्हा रह गई हूँ। मेरे गिरोह में बहुत से लोग शामिल थे और वो ऐसे लोग थे जो मौका मिलने पर हालात का नक्शा बदल देते। गोनिया थारम, अब ऐसी बातें करके मेरे ज़हन को गुस्से की जानिब माइल न कर। आखिरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर उसमें भी नाकामी हुई तो ना सिर्फ तुझे बल्कि मुझे भी रूपोश होना पड़ेगा, क्योंकि ये कशमकश बरसों से चल रही है। एक तरफ भोज गुरु अपनी काविशों में मसरूफ है। वो एक ऐसा अमल चाहता है जिसके मुताबिक कबीला खुशो खुरम रहे, फले फूले। बेशक कबीले से मुतल्लिक मेरी ख्वाहिश भी यही है, लेकिन ज़रा सी रवायत में तब्दीली बहुत ज़रूरी है। अब मैं सिर्फ आपकी हिदायत पर अमल करना चाहती हूँ। अगर मेरी कोई ज़रूरत है आपको और मैं काम आ सकती हूँ तो मैं हाजिर हूँ, वरना लग रहा है कि मौत मेरी मंजिल है। गुरुजी, आप जैसा पसंद करें। नाथून के चेहरे पर परेशानी और फिक्रमंदी के आसार मुंजमद हो गई। बहुत देर तक वो सोचता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बात कुछ भी नहीं है। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ गोनिया थारम, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम सालार को ख़त्म कर देते। यहाँ थोड़ी सी लापरवाही हो गई। बहुत बड़ा काम हुआ था कि तूने उसे तलाश कर लिया। ये मामूली बात नहीं थी। और जिस तरह तू अपनी दुनिया में एक ताकतवर वजूद रखती थी, उस तरह तेरे लिए मुश्किल नहीं था कि एक नौजवान को हलाक कर देती। और जहां तक मेरा इल्म काम करता है, बहुत अरसे तक तथम वास्तु के इर्द गिर्द भोज गुरु का हिफाजती जाल नहीं रहा। तू जॉन क्रिस्टोफर तक भी पहुंच गई, पर ना जाने क्या हुआ कि अचानक ही सूरत हाल में तब्दीली रूनमा हो गई। मैं इस कबीले का बड़ा लामा हूँ। मेरी बात को हर तरह तस्लीम किया जाता है, लेकिन भोज गुरु ना सिर्फ इस कबीले का बल्कि दूर तक इलाकों के बुद्ध मत के मानने वालों का अवतार है। उसे एक देवता की हैसियत दी जाती है, और जब कबीले वाले किसी मुश्किल का शिकार होते हैं तो सब के सब टोलियां बनाकर भोज गुरु की खिदमत में हाजिर होती हैं। इस गुफ्तगू से एक और ख्याल मेरे दिल में आया है। ठीक है, मुझे अपनी आखिरी कोशिश और कर लेने दे। अगर उसमें भी नाकाम रहा तो फिर देखूंगा कि क्या हो सकता है। शरौक एक कमरे में तनहा रह गई। इबादतगाह का ही एक हिस्सा था और यहाँ का माहौल इंतहाई पुरस्रार और खौफनाक था। उसके मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली, जॉन क्रिस्टोफर, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। अपने इल्म की तकमील के लिए तुम्हारे जिस्म में सुइयां चुभोकर खून के कतरे हासिल की हैं, जिससे तुम्हारी सेहत पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। उस वक्त मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं था, लेकिन आज मैं ये महसूस कर रही हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कम अज़ कम और कुछ नहीं तो तुमसे।
अपने मुस्तकबिल के बारे में मशवरा ही कर सकती थी जो नजर आ रहा है कि मौत की वादी तक जाता है। और इस वक्त जॉन क्रिस्टोफर मेरे आसपास कोई नहीं है, कोई भी नहीं। पहली बार उसे अपनी आंखों में नमी का एहसास हुआ और यह भी एहसास हुआ कि जब बेबसी के आंसू आंखों में आ जाती हैं तो आंखों को कितना सुकून मिलता है। कबीले का कोई नाम नहीं था, लेकिन यह निहायत मुनज़्ज़म था। किसी हद तक बुद्ध मत का पैरोकार था, लेकिन नाम नेहाद लामाओं और पुजारियों ने सारी दुनिया की तरह यहाँ भी अपने मुफाद के खेल शुरू कर रखे थे और इंसान की सरशद के मुताबिक साजिशों में मसरूफ रहते। जोग्राफियाई लिहाज से भी ये एक महफूज तरीन खित्ता था। दरिया मस्तूंग ने इसे 3 तरफ से घिरा हुआ था और पूरा इलाका शादाबी की आला मिसाल था। चौथी सिमत से 2 या 1 बेहद बुलंदो बाला पहाड़ के अंदर दाखिल हो जाता और सैकड़ों मील तक इन्हीं पहाड़ों से गुजरता हुआ बहुत दूर किसी इलाके में नमूदार होता। इस वक्त रात के घोर सन्नाटे ने दूर दूर तक के माहौल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। हौलनाक पहाड़ी दर्रे के दरमियानी हिस्से में तकरीबन 17 अफराद स्याह लिबादों के लिपटे हुए सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ रहे थे। ये लंबे चौड़े कद्दे आवर लोग हाथों में फौलाद के खौफनाक भारी आलात उठाए हुए थे और इनकी रहनुमाई वैसे ही लिबास में मलबूस नाथून कर रहा था। एक पुरस्रार लर्जिश थी और यह लर्जिश एक भयानक आवाज से पैदा हो रही थी और यह भयानक आवाज दरिया मस्तूंग की थी जो उन पहाड़ियों के नीचे से गुजर रहा था। एक मखसूस फासला तय करके ये पुरस्रार गिरोह रुक गया। फिर नाथून के इशारे पर वो रास्ता बदलकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। कोई 20 गज ऊपर एक कगार का धाना नजर आ रहा था। वो इस धाने से अंदर दाखिल हो गई। ये एक लंबी सुरंग थी जो पहाड़ी दीवार के आर पार थी। मस्तूंग इसी सुरंग के नीचे एक पुरशोर आवाज से बह रहा था। एक जगह रुककर नाथून ने अपने साथ आने वालों को देखा और बोला, मशाल रोशन कर लो। कुछ ही लम्हों में सुरंग रोशन हो गई। तब नाथून के इशारे पर वो लोग साथ दौड़े और दर्रों से एक बहुत बड़ी चट्टान पर जोर आजमाई करने लगे। कोई आधे घंटे तक वो शदीद मुशक्कत करते रहे। फिर एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ उस चट्टान ने अपनी जगह छोड़ दी और आवाज का तूफान आ गया। मस्तूंग के पानी ने रुख बदल लिया। जगत चौहान और भगत राय मुस्कुरा रहे थे और कुंवर दिलावर मुंह फाड़े उन्हें देख रहा था। यार, तुम इस आलम में भी मुस्कुरा रहे हो? आखिरकार उससे ना रहा गया तो उसने कहा, तुम एक मुहिमजू हो कुंवर दिलावर। अगर मुहिमात में जिंदगी और मौत से आंख मचोली ना हो तो फिर घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत? हम मौत का खेल खेलने के लिए ही तो इन जंगलों की खाक छानती हैं। जगत चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा, उस बेवकूफ को देखो, खौफजदा चूहा लग रहा है। भगत ने जॉन क्रिस्टोफर को देखते हुए कहा, यारो मेरा मजाक मत उड़ाओ। मेरी बीवी मेरा साथ छोड़ गई है। उसने जो कुछ किया है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो ना जाने मेरे साथ क्या सलूक करता। वैसे इस मुहिम में बीवियां ज्यादा फाल रही हैं। अब जासिका को देखो, बड़े एतमाद से उसने आगे के सफर की जिम्मेदारी संभाल ली है। खैर हीरे हमारे लिए दिलकश जरूर हैं, लेकिन इस पुरस्कार मुहिम से जिंदा सलामत लौट गई तो ये जिंदगी की यादगार मुहिम रहेगी, भगत राय ने कहा। जैसिका सालार के साथ कामों में मसरूफ थी। ये उन दोनों ही की ख्वाहिश थी कि आज रात क़याम न किया जाए, बल्कि इस पहाड़ी दीवार की बुलंदी का सफर जारी रखा जाए जिसके दूसरी तरफ कबीला आबाद था। फिर रात का ना जाने कौन सा पहर था कि अचानक जलजला आ गया। खौफनाक धमाकों के साथ चट्टानें उछलने लगी और पानी का भयानक रेला नमूदार होकर जमीन की तरफ झपटा। जिस जगह से पहाड़ी शिक हुई थी और पानी का रेला नमूदार हुआ था, उस जगह से ये लोग सिर्फ चंद गज ऊपर थे और खुशनसीबी ये थी कि सारे के सारे ऊपर आ चुके थे। पानी का रेला जूं ही नमूदार हुआ, पहाड़ी हिलने लगी। खुशनसीबी इनका साथ दे रही थी कि पहाड़ी के हिलने के बावजूद ऊपर से पत्थरों का तूफान नहीं आया, बल्कि जहां से रेला नमूदार हुआ था वहीं से वो अपने साथ बड़ी बड़ी चट्टानों को बहा कर ले जा रहा था, जिसकी वजह से जलजले जैसी कैफियत पैदा हो गई। इंतहाई भयानक आवाज दूर दूर तक फैल गई और ये लोग जो अभी तक बुलंदियों का सफर कर रहे थे पहाड़ी पत्थरों से चिमट गई। सबने अपनी अपनी जिंदगियां बचाने के लिए फौरी अमल किया। सालार समीता को पूरी तरह संभाले हुए था। समीता इंतहाई खौफजदा थी और एक बड़ी चट्टान से चिमटी हुई कांप रही थी, लेकिन सालार ने इस तरह उसके गिर्द हिसार सा बना लिया कि वो बिल्कुल महफूज हो गई। ये अमल थोड़े ही फासले से मैलिना भी देख रही थी और उसके बिल्कुल करीब नारिया अपनी मां जैसिका के साथ। पानी का रेला जिस भयानक रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, उससे अंदाजा होता था कि इसका सिलसिला ना रुकने वाला है और इस बात को महावीर जगत चौहान और भगत राय ने भी महसूस कर लिया। 15 या 20 मिनट तक वो अपनी जगह सहमे चिमटे रहे और इसके बाद जगत चौहान ने भगत राय से कहा, यकीनी तौर पर यह अमल हमारे ही खिलाफ हुआ है। यह अंदाजा होता है कि कोई दरिया इस तरफ मोड़ा गया है। चुनाचे इस बात का इंतजार ना करो कि यह सिलसिला बंद हो जाए और हमें ऊपर चढ़ने के लिए फिर पुरसकून माहौल मिले। चुनाचे अपने आप को संभालो और बुलंदियां तय करने की कोशिश करो।
ताकि किसी मुनासिब जगह हम सब जमा हो जाएं। भगत राय ने इस बात से इत्तफाक किया और ये बात बाकी लोगों के कानों तक भी पहुंचा दी। बस जरा औरतों की निगरानी करनी पड़ेगी, वरना हमें ऊपर चढ़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। खुशनसीबी से ये पहाड़ी काबिल अबूर है और इसे आसानी से तय किया जा सकता है। एक लकीर बना ली गई जिस पर उन्हें ऊपर चढ़ना था और वो सब उस जानी पहचानी लकीर के साथ कितार बनाकर आगे बढ़ने लगे। लेकिन अभी वो 100 गज ही ऊपर चढ़े थे कि अचानक ऊपर से बड़े बड़े मोटे और मजबूत रस्से नीचे फेंके गए। ये रस्से बहुत लंबे और मजबूत थे और इनमें इस तरह गिरहें लगी हुई थी कि इन पर पांव जमाकर ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता था। उस वक्त ये देखना तो मुमकिन नहीं था कि ये इमदाद कहाँ से आई है। अलबत्ता रस्सों की मजबूती का अंदाजा लगाने के बाद वो लोग उन रस्सों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने लगे और इस तरह उन्हें बहुत आसानी हो गई। पहाड़ी मुसलसल लरज रही थी। पानी का तूफान नीचे की जानिब बढ़ रहा था और नीचे का सारा इलाका जलथल हो चुका था। नीचे देखते हुए शदीद खौफ महसूस होता। रस्से जिस जगह से फेंके गए थे वो एक बहुत चौड़े गार का सुराख था और सबसे पहला आदमी जो उस सुराख से अंदर दाखिल हुआ वो कुंवर दिलावर था। उसके पीछे जैसिका, फिर नारिया और इसके बाद सालार समीता को लिए हुए। फिर बाकी तमाम लोग एक एक करके ये सोचे बगैर के गार में क्या है, गार में दाखिल हो गए। और जब उन्हें यह इत्मीनान हो गया कि एक एक शख्स जिंदा बचकर गार में आ गया है, तब उन्होंने गौर किया कि वो गार कैसा है और रस्से कहाँ से फेंके गए हैं। रस्से मजबूत पत्थरों में बंधे हुए थे और इतनी मजबूती से बंधे हुए थे कि अगर उनमें से किसी एक भी रस्से में हाथी तक लटका दिया जाए तो वो उसका बोझ संभाल सके। रस्से इतने ही मोटे और मजबूत थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ देखा वो नाकाबिल यकीन था। थोड़े ही फासले पर गार में मशालें रोशन हुई थी और चंद अफराद खामोश खड़े उनका जायजा ले रहे थे। उनमें एक शख्स नुमाया था। ये लंबे कद्दो कामत का बारिश इंसान था जिसकी दाढ़ी उसके पेट से भी नीचे लटकी हुई थी, लेकिन उसका बदन बहुत मजबूत नजर आ रहा था। चंद लोग और भी थे। उसी वक्त सालार आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथों की कैंची जैसी बनाई और रुकू के अंदाज में झुक गया। उसके मन से बेख्तियार आवाज निकली, भोज गुरु। दूसरे दो अफराद जो आगे आए थे वो अलाशी और शिवारम थे। शिवारम आगे बढ़ा और उसने सालार के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सारा कबीला तेरी आमद पर खुश है तथम वास्तु। तुझे अपने कबीले में आने की मुबारकबाद। सालार ने कोई जवाब नहीं दिया। अलाशी ने मुस्कुराकर कहा, आओ तुम्हारे आराम का बंदोबस्त हो चुका है। तुम्हें उस वक्त तक आराम करना चाहिए जब तक मुकम्मल तौर पर तुम्हारी थकन न उतर जाए। सालार ने भगत राय की तरफ रुख करके कहा, भगत महाराज, आज तक मैं आपका मेहमान रहा हूं, लेकिन आज आपका दास अपने कबीले में आपका स्वागत करता है। आइए। भगत राय के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने कुंवर दिलावर की तरफ रुख करते हुए कहा, आ जाइए कुंवर जी, एक शानदार और नई मुहिम, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब है कि तुम्हें यह बात मालूम थी कि सालार इस कबीले का फर्द है, कुंवर दिलावर ने कहा। भगत राय हंस पड़ा, फिर बोला, गलत फहमी दूर कर दो। हम सबको जितना मालूम है बस उतना ही मुझे भी मालूम है। आगे क्या होता है, कैसे हालात गुजरती हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वो लोग एक लंबा सफर तय करके एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां एक चौड़ा प्लेटफॉर्म नजर आ रहा था। उसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां तराशी गई थीं और वहां पर इन लोगों के लिए बहुत ही आरामदेह बिस्तर थे। जो सामान वो अपने साथ लाने में कामयाब हो गए थे वो एक तरफ ढेर कर दिया गया और इसके बाद सबके सब बिस्तरों में जा लेटे। वो बुरी तरह थक गए थे और अब तक उन्होंने जिस इस्तक़लाल से काम किया था वो नाकाबिल यकीन था, मगर अब उन्हें यह एहसास हो रहा था कि मौत और जिंदगी का फासला इंतहाई कम रह गया था। तो जिंदगी ने उन्हें खुशामदीद कहा। सबके सब खामोशी के आलम में इस अनोखी और अजनबी जगह लेटे इंतहाई बुलंदियों पर पहाड़ी की कुदरती छत को देख रहे थे। उनमें से कुछ की आंखें थकन की वजह से बंद हुई जा रही थीं। उधर वो बारिश शख्स, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा मालूम होती थी, इशारे से अपने साथ मौजूद लोगों को लेकर उस चबूतरे से काफी दूर हटाया। फिर उसने शिवारम से कहा, शिवारम, इन लोगों ने अपनी दानिश्त में बाजी जीत ली है और यकीनन ये समझ लिया होगा कि इनकी आखिरी कोशिश कारगर हुई, लेकिन खुशनसीबी से सालार और ये सब लोग बच गए। अगर ये थोड़े फासले से नीचे होते तो वो लोग अपनी साजिश में कामयाब हो गए होते। लेकिन अब तुम्हें एक काम करना है। जी भोजगुरु, इनके साथ आया हुआ सारा सामान पानी में फेंक दो और इस तरह फेंको कि उसमें से कुछ सामान दरख्तों में उलझा पत्थरों पर पड़ा नजर आए, ताकि ये लोग समझ लें कि वो लोग पानी में बह गए हैं। और इसके बाद इन लोगों के सिलसिले में इतनी खामोशी इख्तियार करो कि हवाओं को भी पता न लगे कि ये लोग जिंदा और महफूज हैं। हमारी कामयाबी का इन्हिसार इसी पर है, वरना जो कुछ होने वाला है तुम्हें उसका अंदाजा है। नाथून अकेला नहीं है, उसके पास लामाओं की पूरी फौज है जो अपनी साजिश को अमली जामा पहनाना चाहती है।
मैं जानता हूं भोजगुरु, शवारम ने जवाब दिया, और फिर उसने अपने साथ आने वालों को इशारा किया और वो सब उसके साथ चल पड़े, जबकि भोजगुरु एक और गार में दाखिल हो गया जो शायद उसका मुस्तकिल और खुफिया ठिकाना था।